तो रहने देते हैं। आज 2 हवालों से रिलैक्स डे है। दूसरा हवाला मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहला हवाला ये है कि आज हमारा नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, दोनों सीधे सीधे चैप्टर हैं और सवाल भी इसके सीधे सीधे से हैं। यानी कि इनके सवालों में आपको ये परेशानी नहीं होगी कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ किस तरह से होगी। स्टिल मतलब शायद इसके ऊपर आपका पास पेपर के ऊपर एक्टिविटी भी बड़ी छोटी सी होती है। हर दिन हमने पास पेपर्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आज थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला मामला है। तो खैर चैप्टर 12 चैप्टर 11 ये कैसे चैप्टर है? इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, किस किस्म के चैप्टर हैं? एक काम करते हैं, वो पास पेपर एनालिसिस देखते हैं, अगर मैं वहां तक पहुंच सका तो। क्या यहाँ ओरिएंटेशन है? एक तो ये बहुत ही साइड पे है। ओरिएंटेशन हमारी इसी क्लास में हुई थी ना, तो फिर 6 में होनी चाहिए। या इस वाले में देखते हैं, चैप्टर 11 चैप्टर 12। ओए 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 ओए, ये देख रहे हैं? चूंकि उससे पीछे देख रहे हैं, 6 2 7 9 4 2 10 12, एक आइटम खाली, 6 2, यानी कि तकरीबन 8 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 8 13 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर और 2 अटेम्प्ट से भूला हुआ है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब इसका बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फील ये है कि दोनों में इस दफ़ा डल के को 15-16 नंबर शायद प्लान करके बैठे हो। तो आप ये देखेंगे 1-2 अटेम्प्ट से उन्होंने ज़रा सा उस पर हाथ होला रखा है, लेकिन अब इसका मतलब है इनकी बारी फिर से आने वाली लग रही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और अगर मिला के एवरेज वेटेज इसकी देखी जाए, इन 2 अटेम्प्ट्स ने वेटेज ख़राब की तो तकरीबन हमारे पास 4 और 4। आप कहेंगे 72 की भी 4 और इसकी भी, ये राउंड हुआ है, तो इनमें से हो सकता है एक 4.4 और इससे हो सकता है एक 3.9 भी हो। तो 8% आप तकरीबन इसकी वेटेज। तो शुरू करते हैं, सीधी सी बातें हैं, मज़ेदार सी बातें हैं। और ये 2 इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो 1, 2 और 13 आर अबाउट ऑडिटर कौन है, कहाँ से आता है, क्या अखलाकी इक़दार हैं, किस तरह से सिलेक्ट होता है, उसके बेसिक काम क्या हैं। 1, 2 और 13 ने ये बताया। फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 14 और 15 है वो है ऑडिटर की ओपिनियन किस किस्म की होगी। फिर हमारे जो चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर 10 तक हैं वो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। 3 जो मेन प्रोसीजर हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर और रिस्क असेसमेंट, इन 3 तरह के प्रोसीजर्स पे उन्होंने ये सारे चैप्टर्स बनाए हुए हैं। तो 11, 12 वैसे इंडिपेंडेंट हैं, इनको कभी भी तैयार करते हुए आप किसी भी टाइम पे तैयार कर सकते हैं। यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेबस के स्टार्ट में से करें, सिलेबस के एंड पे करें, आपको जब ईजी हो आप उस वक्त इसको तैयार करें। इनका ताल्लुक किसी और सिलेबस एरिया से बहुत ज़्यादा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट से चैप्टर हैं। तो हमने आज का एक दिन मुख्तस कर दिया था इन 2 चैप्टर्स के लिए। जब हम अदर्स पे रिलायंस की बात करते हैं, दूसरों पे हमने रिलाई कैसे करना है, तो अदर से क्या मुराद है? 2 अदर्स हैं जिनका इस चैप्टर में डिस्कशन हुई है, एक एक्सपर्ट, एक इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहले हम एक्सपर्ट की बात करते हैं। छोटा सा स्टैंडर्ड है, बिल्कुल हल्की सी डिस्कशन है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको लॉजिकल वे में लेके चलूँगा कि एक्सपर्ट क्या है। एक्सपर्ट कौन होता है जी? माहिर, यानी अकाउंटिंग का कोई बहुत ही माहिर आदमी मैं कह दूं एक्सपर्ट है, बड़ा माहिर ऑडिटर कह दूं एक्सपर्ट है। तो ऑडिटर एक्सपर्ट एक ऐसा माहिर है जो अकाउंट्स या ऑडिट से हट के है। अकाउंटिंग या ऑडिट तो हमारी स्पेशलाइजेशन भी है ना, हम अकाउंटेंट हैं पहले, हम फर्म में जाके ऑडिटर हो जाते हैं। ठीक है, आप इतना अकाउंटिंग को वो करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं, अकाउंटिंग पे टाइम लगाते रहते हैं, और बाद में मिलती क्या है? ऑडिट फर्म। इस सब्जेक्ट की इज्जत किया करें, ठीक है? ये ऑडिट फर्म, आप असल में ऑडिट आपको बिजनेस दे रहा है। आप बाद में जाके अगर नौकर बनेंगे तो वो अकाउंटिंग की वजह से बनेंगे, मालिक बनेंगे अपने काम के तो ऑडिट की वजह से बनेंगे। जनाब फर्म है, फर्म में जनाब आपके सैकड़ों क्लाइंट हैं, उनसे आपको करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, और फिर अचानक से आँख खुली और याद आया कि अभी तो हफ्ते बाद पेपर आई कैब का, पहले ऑडिट का पेपर पास होगा तो सारा कुछ होगा। तो ऑडिट
और अकाउंटिंग से हट के कोई ऐसी स्किल जो हमारे पास नहीं है और हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसकी ज़रूरत पड़ गई है। मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा जी ये आपने ये लीगल केस में आपने लाइबिलिटी बुक की हुई है, तो आप हार रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी हमारा अंदाज़ा ये है कि हम हार रहे हैं। तो मैंने कहा सर मुझे लीगल केस दिखाया, उन्होंने मुझे लीगल केस दिखाया। अब लीगल केस देख के क्या मुझे समझ आएगा कि वो हार रहे हैं? मैं तो लीगल केसेस का नहीं पता। मैंने उनकी एक बिल्डिंग देखी, उन्होंने जनाब उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे डाला हुआ था और वैल्यूएशन उसकी बनाई हुई थी 25 करोड़। मैंने कहा 25 करोड़ कैसे है? उन्होंने कहा आपको नहीं पता, इस इलाके की वर्थ बड़ी है, इस इलाके में जो बिल्डिंग है उसमें इस तरह से करके इसके ऐसे कराए वैसे करके इसकी इतनी वर्थ है। अब मैं बिल्डिंग्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या वो होता है। उसके अलावा ऐसे कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है? कोई 10-12 एवेन्यूज़ बता सकते हैं? कहाँ कहाँ? IT, जो एस्टिमेट्स वगैरह हो रहे हैं किस चीज़ के? ठीक है, गैस रिजर्व्स वगैरह कितने पड़े हुए हैं? इंजीनियरिंग का डाटा, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह से रिलेटेड कोई कैलकुलेशंस? एक्चुअरी भाई ने बोल दिया, ये क्या होता है एक्चुअरी? नहीं आपने नहीं बताना है। अकाउंटेंट जैसा ही होता है। उन्होंने कहा कोई फजूल सा आदमी होता होगा तो उन्होंने कह दिया अकाउंटेंट जैसा ही होता है। लाइफ मैयर स्टैटिस्टिक्स की एक फॉर्म होती है, एक्चुरियल साइंसेस। स्टैटिस्टिक्स में वो एरिया जो आपको बहुत बुरा नहीं लगता था, प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल और पाइथन और वो फलाना डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसके अंदर से फिर सैंपल निकालना है, सैंपल की बेस पे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं। तो होता ये है कि लाइफ एंड डेथ के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, इंसानों की जो इंसानी फीचर्स हैं उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसको जो डील करने वाला सेटअप है वो एक्चुरियल साइंस है। यानी कि ये देखते हैं कि पूरी एक ख़ास जोन में मर्द कितने औरतें कितनी हैं, ये देखते हैं कि मर्द कितनी जल्दी मर जाते हैं, औरतें कितनी जल्दी मर जाते हैं। जैसे ये नहीं होता कि इंसान की एवरेज एज जितनी है, मर्द की एवरेज एज जितनी है, इस शहर के लोगों की एवरेज एज जितनी है। तो ज़िंदगी के डिफरेंट पैरामीटर्स की जो स्टैटिस्टिकल जो मेजरमेंट्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो सारा का सारा एक्चुरियल साइंस में कवर हो रहा होता है। अब मैं एक जगह पहुंचा और मैंने ऑडिट करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा जी एक प्रोविज़न है। क्या प्रोविज़न है? उन्होंने कहा प्रोविज़न हमारी ये है कि हमारे वो एम्प्लॉइज़ जो जॉब के दरमियान जिनकी डेथ हो जाती है उनको हम लोग 4 साल की सैलरी देते हैं, उनके घर वालों को जिनकी एम्प्लॉयमेंट में डेथ हो जाती है। तो ये एक एक्सपेक्टेड खर्चा है। एक इदारा जिसमें 50,000 एम्प्लॉइज़ हैं, उनके कुछ लोग मर भी जाएंगे, तो उनको प्रोविज़न रिकॉर्ड करनी चाहिए। कितनी रिकॉर्ड करें? कितने लोग मर जाएंगे? अब ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, हो सकता है कोई भी ना मरे और हो सकता है 1000 लोग मर जाएं, 1500 लोग मर जाएं। तो अब ऐसे में फिर क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स के इस एक्सपर्ट को बुलाते हैं, इसको कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हमारा डाटा में से डाटा देते हैं, फिर उस डाटा को ओवरऑल ट्रेंड्स के साथ रेजोनेट करता है, फिर उसके ऊपर प्रोबेबिलिस्टिक फार्मूले निकाल के और हमें एक परसेंटेज बता देता है कि गुमान ये है कि 1.67% ऑफ द लोग अगर जो पैरामीटर्स चल रहे हैं इंडस्ट्री के, अगर उसके मुताबिक करें तो आपको इतने बंदों को शायद पैसे देने पड़ सकते हैं। तो हम उसके हिसाब से एक एस्टीमेट बुक कर लेते हैं। अब ये चीज़ हम नहीं समझ सकते, इसके पीछे पूरी साइंस है। तो एक्चुरियल साइंस बेसिकली अगर इससे किसी मौलवी को बताएं तो वो कहेगा एक कुफर की कैलकुलेशन, ज़िंदगी मौत के हिसाब किताब। तो सिर्फ ज़िंदगी मौत नहीं है, लाइफ के मुख्तलिफ पैरामीटर्स की बहुत बड़ी डाटा बेसेस में से, बड़े इनके SPSS सॉफ्टवेयर होते हैं बड़े हैवी किस्म के, उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट होता है और वो इस काम के बड़े पैसे लेते हैं। मतलब अगर आपको किसी एक्चुरियल की रिपोर्ट चाहिए तो आप उसको डाटा देंगे, वो 10 मिनट अपने सॉफ्टवेयर से उस डाटा को गुजारेगा और 1 घंटे के अंदर आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा और आपसे 5 लाख रुपए ले लेगा। ये इतनी यूनिक स्किल है, पाकिस्तान भर में 10 बंदे नहीं ढूंढ सकते आप इसके। तो एक्चुरियल साइंस, अगर कभी CA से बहुत मायूस हुए हुए हों और पैसे कमाने का फिर भी शौक हो, क्योंकि पैसे कमाने का शौक है तो मायूस तो नहीं होना CA से। अगर मायूस हो और पैसे कमाने का शौक भी हो और आप कहें कि बोर चीज़ हो लेकिन मैंने पैसा कमाना है, तो एक्चुरियल साइंस। बस पाकिस्तान में भी उतनी ज़्यादा इसकी वो डेवलपमेंट नहीं हुई क्योंकि हमारे यहाँ डाटा के ऊपर इतना काम नहीं होता। तो एक्चुरियल साइंस। और कौन सी जगह हो सकती है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन। क्लाइंट कहते हैं जी मेरे पास इतनी क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है, उसको कैसे वैल्यू करें? उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वैरायटी हैं। टैक्स की कंटिजेंसी, टैक्स अकाउंटिंग या ऑडिट की स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो टैक्स का एक्सपर्ट भी मैं एक्सपर्ट काउंट करूँगा। तो हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है, लेकिन ये एक्सपर्ट करेगा क्या हमारे साथ? एक्सपर्ट से हम जाके कहेंगे कि हमें बताओ कि ये चीज़ ऐसे है, वो कहेगा ऐसे है। तो अब
मैं पूछूंगा कैसे, तो कहेगा अगर इतना तुम्हें पता था तो तुम ना कर लेते, तुम्हें नहीं पता, ये ऐसे ही है। मैंने कहा वैल्यूएशन कैसे, उसने कहा 25 करोड़। मैंने कहा क्यों, उसने कहा तुम्हें समझ नहीं आएगी। मैं कहा नहीं मुझे बड़ा पता है। तो वही कहेगा अगर इतना पता था तो तुम निकाल लेते वैल्यूएशन, तुम्हें एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक्सपर्ट हमारे साथ बहुत बुरा करेगा, क्योंकि एक्सपर्ट को जो पता है वो हमें नहीं पता, और एक्सपर्ट की रिपोर्ट की बेस पे मैंने ओपिनियन देना है, और मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ एक ऐसे बंदे के एक ऐसे जुमले पे जिसका मुझे पता ही नहीं है। अगर उसने मुझे धोखा दिया, अगर उसने गड़बड़ की, तो फिर मेरे साथ क्या होगा। मुझे अगर नहीं पता कि घर के पंखों में, घर के एसी में क्या चल रहा होता है, तो एक एसी वाला मुझे आके कहे कि जी इस एसी के अंदर जो इसका कूलेंट है ना उसमें मसला था। मगर जी कूलेंट क्या होता है, उसने कहा कंप्रेसर के बाद सबसे अहम पुर्जा ही कूलेंट होता है। मैंने कहा कहाँ होता है, उसने एक छोटी सी पतली निकाल के दिखा दी, ये कूलेंट है, ये 13,000 का आता है। अब वो जो मर्जी करी जाए, मुझे पता ही नहीं है कि मतलब क्या कौन सा पुर्जा किस तरह से, और मेरे से पैसे लेके मुझे कूलेंट लगा के भी दे जाएगा। वो पतरी 200 रुपये की ला के लगाएगा और कहेगा लो जी आपका कूलेंट तैयार हो गया। तो आप एक एक्सपर्ट को यूज़ कर रहे हैं, एक्सपर्ट जो कि अपनी फील्ड को जानता है, आपको नहीं पता उस फील्ड का, और आपने उसके बात पे ओपिनियन देने हैं, तो यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट बड़ी खतरनाक बात है। तो पहली बात ये कि एक्सपर्ट सेलेक्ट करते हुए धोखा नहीं खाना। ऐसा ना हो कि आप एक फजूल से एक्सपर्ट ले आएँ जिसका कोई ख़ास इल्म ना हो और उसके बाद वो आपको गलत ओपिनियन दे। एक्सपर्ट चूज़ करते हुए ख्याल करना है कंपिटेंट बंदा हो, फिर ऑब्जेक्टिविटी भी देखनी है। ऐसा ना हो इनका रिश्तेदार हो, इनका जानने वाला हो, इनका कोई एम्प्लॉई हो, इनसे कोई उसका ताल्लुक हो। तो एक इंडिपेंडेंट किस्म का, ऑब्जेक्टिव किस्म का, एक कंपिटेंट किस्म का एक्सपर्ट लेके आएँ। ये कंपिटेंट एक्सपर्ट कैसे पता लगेगा एक्सपर्ट कंपिटेंट है? उसकी क्वालिफिकेशन से, उसके एक्सपीरियंस से, उसने को बुक्स या आर्टिकल्स वगैरह लिखी हैं तो उससे पता लग जाएगा, मार्केट में उसका नाम होगा, उसको कोई खास सर्टिफिकेशन किसी इदारे ने रिकग्नाइज़ किया होगा, जी पाकिस्तान का बेस्ट फलाना फलाना, इस तरह से करके। हमने इससे पीछे कभी किसी ऑडिट में उसको इस्तेमाल किया हो तो हमें पता होगा, हमारे किसी ब्रदर फर्म ने ऐसा किया हो, हम अपनी इंडस्ट्री में लोगों से पूछ लें। तो सबसे पहले तो एक कंपिटेंट बंदा होना चाहिए। फिर अगला मामला, समझना ज़रूरी है कि वो किस चीज़ का एक्सपर्ट है, किस तरह से। एक बंदे से हम कहते हैं कि तुम कैसा एक्सपर्ट हो, उसने कहा मैं वैल्यूएशन का एक्सपर्ट हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं मिचेल्स का ऑडिट कर रहा हूँ, मिचेल्स का एक बाग है, ज़रा उसकी वैल्यू निकाल के दो मुझे। उसने कहा नहीं जी मैं वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग्स का एक्सपर्ट हूँ। बाग की वैल्यू डिफरेंट होती है, बिल्डिंग ही डिफरेंट होती है, ठीक है। मैंने एक बंदे से कहा हाँ भी तुम किस चीज़ का एक्सपर्ट हो, उसने कहा जी मुझे जो गैसेज हैं उनके बारे में बड़ा पता है, क्योंकि वो बच्चों को गुब्बारे भर भर के देता था गैस वाले, तो उसको गैसेस के बारे में बड़ा पता था। अब मैं उसको कह रहा हूँ जी सीएनजी की एक ख़ास कंप्रेस फॉर्म एक जगह पे मौजूद है और मैं एक ऑडिट करने गया हूँ एक इदारे का और उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। हर गैस वाला बंदा हर गैस को तो नहीं जानता, हर डॉक्टर हर मसले को तो नहीं जानता। कोई घुटने का डॉक्टर है, कोई दिमाग का डॉक्टर है, कोई पेट का डॉक्टर है। तो इसी तरह से मुझे देखना होगा उसकी फील्ड की स्पेशलाइजेशन क्या है, मुझे उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि क्या ये कौन सी फील्ड है और क्या मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत है। क्या एक्सपर्ट की ज़रूरत कब पड़ती होगी? जब कोई टेक्निकल फील्ड आ जाए। बस मैं एक जगह गया, मैंने क्लाइंट से पूछा ये चीज़ कितने की है, उन्होंने कहा ये 20 रुपये की है। तो मैंने कहा ये है क्या, उन्होंने कहा ये सूडो पोटाशियम मैग्नेट है। मैंने कहा वो ये तो मुझे नहीं पता, चलो एक काम करते हैं एक्सपर्ट को बुला के लेके आते हैं ताकि ये 20 रुपये की चीज़ की वो वैल्यू निकाल के और फिर मुझे एक अच्छी सी रिपोर्ट दे सके। तो क्या एक्सपर्ट की हमेशा ज़रूरत होगी? नहीं। जहाँ मेटीरियलिटी होगी वहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ रिस्क होगा वहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ बहुत शदीद नीड होगी वहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ रियल कम्प्लेक्सिटी या टेक्निकलिटी होगी वहाँ ज़रूरत होगी। तो एक सवाल कि एक्सपर्ट कौन सा होना चाहिए, हमने उस पर बात कर ली। एक सवाल ये कि उसकी टेक्निकलिटी उसकी ज़रूरत है या नहीं है, हमने उसके ऊपर भी बात कर ली। आ गया उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली, हमें समझ आ गया कि हमारी फील्ड जो हमें चाहिए वो ये काम कर देगा। अगला सवाल, उसका काम कैसे चेक करें? वो जो काम करता है वो काम है जो हमारा काम नहीं है, तो हम कैसे चेक करें कि उसने सही काम किया है? उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग लें, उसको ऑब्जर्व करते रहें। भाई मैंने उसे कहा कि तुमने आके जो है वो ये इनके जो सीएनजी का वो पड़ा हुआ है कंटेनर, तुमने इसको देखना है और बताना है कि इसमें कितनी गैस है, और वो घर बैठे बैठे मुझे फ़ोन करके बता दे कि इतनी गैस है। तो चाहे मुझे उसकी फील्ड का नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि एक बंदा कम से कम उस ड्रम के करीब जाके कुछ तो करेगा, इतना तो मैं पता कर सकता हूँ। फिर वो ड्रम के करीब गया और उसने बैग में से एक इक्विपमेंट निकाला। मैंने पूछा ये क्या है, उसने कहा ये क्रिप्टोजेनोमीटर है।
गूगल पे आया क्रिप्टोजेनोमीटर, उसने कहा जी गैसेस को मेजर करने का खास औजार होता है, इसमें से ये 2 तरह की रीडिंग्स मिलती हैं, इस रीडिंग का ही मतलब होता है एसिडिटी। मैंने कहा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, करो करो सही है। उसने जब वो किया, जब वो निकाल के मुझे कहेगा जी इसमें से ये रीडिंग आई, मैं कहूँगा वो तो ऊपर की रीडिंग है ना, नीचे की रीडिंग क्या है? कहेगा यार बड़ा सियाना ऑडिटर है, इसको ये भी पता है कि इस मशीन में से एक ऊपर की रीडिंग निकलती है, एक नीचे की रीडिंग निकलती है। फिर मैं जब उससे पूछ लूँगा कि बताओ इसमें जो ज़ीरो वेरिएंस की वर्किंग है वो क्या की है तुमने, तो सर मारेगा दीवार में। वो कहेगा अगर आपको इतना पता था तो आप क्यों नहीं कर रहे थे? हम कहेंगे टाइम नहीं था। तो एक्सपर्ट आपको बेवकूफ़ बनाए इससे पहले आप उस एक्सपर्ट की इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लो उसकी फील्ड की कि आपको समझ आ जाए कि वो रिसोर्स क्या इस्तेमाल करेगा, वो अजम्पशंस क्या लेगा, उसकी फील्ड में मेजरमेंट के मॉडल क्या हैं। फॉर एग्जांपल वर्किंग करके उसने एक टेबल आपको दिखाया कि देखिए ये मैंने चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, मेरा जवाब है, मैं उस टेबल को रिकैलकुलेट तो कर ही सकता हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं कहूँ कि एक्सपर्ट मुझे समझ ही नहीं आता तो, लेकिन मुझे मैथ तो आती है, तो मैं अपनी मैथ कर लूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लूँ, मैं ये देख लूँ कि उसके पास डाटा है, डाटा उसको जो मिला है वो सही है, उसकी एक्यूरेसी पे काम कर लूँ, उसने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को बाकी एविडेंसेस के साथ मैच करके देख लूँ। मैंने उसे कहा मुझे रिपोर्ट निकाल के दो, इसमें कितनी गैस है, उसने रिपोर्ट निकाल के दी। मैं क्लाइंट के पास आया, मैंने कहा जी अगर एक्सपर्ट ना होता आप कैसे मैयर करते हो? उन्होंने कहा जी हमारा एक रेडार है वो मैयर कर देता है, लेकिन वो 10% एक्यूरेसी उसमें कम होती है। तो मैंने उस रेडार की मेजरमेंट भी देख ली, उसको इसके साथ मैच करके देखा, थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया, मुझे और भरोसा हो गया। तो एक्सपर्ट अगर आपको काम करके दे तो आप उसके काम की अजम्पशन देखें, उसकी कैलकुलेशंस देखें, उसके काम करने का तरीका देखें, उनको रेजोनेट करें और उस सब चीज़ की मदद से आप कहीं ना कहीं एक बेहतर नतीजे तक पहुंच सकते हैं। डन। अब रिपोर्ट का टाइम आ गया, मैंने रिपोर्ट देनी है। मैंने अगर एक्सपर्ट को इस्तेमाल किया तो क्या मैं हमेशा रिपोर्ट में जिक्र करूँगा मैंने एक्सपर्ट को इस्तेमाल किया? अगर तो एक्सपर्ट ने काम किया, मैंने कहा बताओ इसकी वैल्यूशन ठीक है, उसने कहा ठीक है, जब ठीक है तो मुझे जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, खामखा यूज़र को कंफ्यूज करूँगा तो मैं एक्सपर्ट का जिक्र ना करूं। लेकिन अगर उसने रिपोर्ट बना के दी और रिपोर्ट में कोई नेगेटिविटी दी है, अब अगर उसने नेगेटिविटी दी है तो ये जो मैंने पीछे सारे स्टेप्स बताए हैं और ध्यान से करने पड़ेंगे, क्योंकि अब मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं उसकी वजह से रिपोर्ट ख़राब कर रहा हूं। शायद मुझे अब सेकंड ओपिनियन भी लेना पड़े, शायद मैं थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग लूँ, शायद मैं उससे डिस्कशन करूँ, शायद मैं उसी फील्ड के किसी और बंदे को दिखा के उस पर उसके तबसरे भी लूँ। अब मैं अपनी रिपोर्ट में उसका तस्करा कर सकता हूँ। हम लोगों ने कमती लॉ में पढ़ा था कि अगर एक ऑडिटर की रिपोर्ट में किसी और की रिपोर्ट का तस्करा होगा तो वो रिपोर्ट भी साथ अटैच करनी होगी। अब मुझे एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि क्या तुम्हें इजाज़त है कि तुम्हारी रिपोर्ट में शेयर कर सकूँ, क्या तुम्हें इजाज़त है कि मैं तुम्हारा नाम लूँ, और अगर उसकी फील्ड उसे इजाज़त नहीं देती तो फिर हम लीगली उसको नहीं यूज़ कर सकते। अगर इजाज़त देती है तो फिर हम उसका नाम यूज़ करके उसकी रिपोर्ट भी साथ शाया करेंगे कि जी फलाना, हो सकता है वो कहे मेरा नाम इस्तेमाल कर लें लेकिन रिपोर्ट जो है वो आपके पास पड़ी हुई है, रिपोर्ट आपने पब्लिक नहीं करनी। तो फिर हम पूछेंगे SECP से पूछेंगे कि जी आपने कहा था कि अगर किसी और रिपोर्ट का तस्करा हो तो अब बताएं हम क्या करें, हमें प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो एक्सपर्ट से रिलेटेड बस इतनी सी बातें हैं कि क्या है किस तरह से। जब आप एक्सपर्ट को बुला रहे हैं तो उसके साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट में वो सारी बातें करें जो आपने, क्योंकि एक्सपर्ट आपका सर्विस प्रोवाइडर है, आप कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर है, और हो सके तो एंगेजमेंट के वक्त ही अगर आपको पता है कि एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़ेगा तो तय कर लें कि एक्सपर्ट जो आएगा वो आपके पैसों से आएगा। एक्सपर्ट को अपॉइंट हम करते हैं लेकिन पैसे कंपनी के जिम्मे पड़ते हैं। तो उनके साथ तय कर लें, ये सारी बात हो जाए कि एक्सपर्ट क्या होगा, किस किस्म का होगा, किस तरह से आएगा। एक्सपर्ट के साथ डील कर लें कि तुम किस किस्म की रिपोर्ट दोगे, तुम क्या काम करोगे, तुम्हारा क्या फ्रेमवर्क है। 5 बातें हमने क्या तय की थी मैनेजमेंट से, 5 प्रिंसिपल कंटेंट्स याद है? स्कोप क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या है, मेरी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, और रिपोर्ट किस किस्म की होगी। तो आप इससे भी कहेंगे भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी मेरी ये जिम्मेदारी है, तुम फलाना कवानीन और फलाना स्टैंडर्ड या फलाना चीज़ के मुताबिक मुझे रिपोर्ट दोगे, और एंड पे रिपोर्ट किस किस्म की दोगे वो उससे तय कर लें। किताब से पूछते हैं। अब किताब में बात सीधी सी है, नहीं जी, इन्होंने कहा कि क्या एक रेगुलर एक्सपर्ट हो सकता है। एक्सपर्ट 2 तरह के होते हैं, हमारी किताब पी गई है कॉन्सेप्ट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताऊं। एक होता है ऑडिटर इंटरनल एक्सपर्ट, एक होता है एक्सटर्नल एक्सपर्ट। इंटरनल एक्सपर्ट में क्या होता है, आपने फर्म में पक्का एक ऐसा बंदा रख लिया होता है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, और आपके किसी भी ऑडिट में, आपके तो 50 ऑडिट हो रहे हैं, आपको तो हर जगह उसकी जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल लीगल एडवाइस ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर जगह चाहिए। टैक्स का काम हर जगह चाहिए, तो आपका अपना टैक्स का डिपार्टमेंट हो या ना हो, आपके पास एक टैक्स का बंदा ज़रूर होता है। और आज के दौर में IT
आईटी के कंट्रोल्स, आपके पास एक टीम होती है जो दो बंदों की टीम होती है जो जाके आईटी की कुछ चीज़ें चेक करके वापस आ जाते हैं। तो आप पक्के पक्के भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी फर्म में से कोई बंदा हो अदर देन अकाउंटिंग या ऑडिट का, वो तो आप उसको इंटरनल एक्सपर्ट कहते हैं। बट इस सारे चैप्टर में हम जिस एक्सपर्ट की डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा स्कोप है वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट जिसको आपने सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया। हाँ, ये हो सकता है कि आपने उस प्रोजेक्ट के लिए उसको किसी और क्लाइंट पर भी हायर किया हो, तो आप उसकी कंपिटेंस देखते हुए देख सकते हैं कि उसके साथ आपका पुराना कोई राब्ता था तो उससे बेहतर हो जाएगा। अब देखते हैं सीधी सी इंग्लिश। एक्सपर्ट एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास वो स्किल, नॉलेज या एक्सपीरियंस है जो अदर देन अकाउंटिंग या ऑडिटिंग किसी फील्ड से है। जब डिसाइड करना है कि क्या हमें एक्सपर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है ये देखने के लिए कि मतलब उससे मुझे एविडेंस अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जानने के लिए देखना है कि नेचर, सिग्निफिकेंस, कंप्लेक्सिटी कितनी है, रिस्क कितना है, और क्या अल्टरनेट सोर्स एविडेंस का मौजूद है। नहीं मौजूद, मैं फंस गया हूं, तो एक्सपर्ट लाजमी हो जाएगा। देन एक्सपर्ट का काम सबसे पहले उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, उसके साथ पिछला एक्सपीरियंस, उसका डिस्कशन करके ऑडिटर्स या कुछ और अपनी फील्ड के लोगों से पूछ लें, उसकी नॉलेज, उसकी मेंबरशिप किसी बॉडी की, किसी एसोसिएशन की, कोई लाइसेंस, उसकी किताबें, इनसे मुझे उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी पता लग जाएगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट, फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट की जो फील्ड है उसको समझेंगे ताकि हम समझ सकें कि वो उसका क्या काम है और क्या वो काम सही से कर सकेगा। फिर उसके साथ टर्म्स तय करें, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेरी उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, वो किस किस्म की रिपोर्ट देगा, और कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए एक्सपर्ट अब मेरे अंडर आ रहा है, मैं उसे कहूँगा मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, तो तुम मेरे साथ हो, तुमने भी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है। डन। उसके काम को देखना है, उसकी कंक्लूजन की रीजनेबलनेस देखनी है, उस कंक्लूजन को किसी और ऑडिट एविडेंस के साथ मैच करके देख लेना है, उसकी अजम्पशंस और मेथड्स कौन सी हैं। उसने कहा जी मैं फलाना मेथड के थ्रू वैल्यूएशन करूंगा, तो मैंने सर्च कर लिया कि वो मेथड क्या होता है, कहाँ ज़रूरी होता है, तो कम से कम उसकी अजम्पशंस को, उसके मेथड्स को समझना, वो देखना ज़रूरी है। फिर उसको जो डाटा मिल रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ देख ली। मैंने उससे काम करवाया, फ़र्ज़ करें उसने अच्छा काम नहीं किया, तो मैं उससे कहूँगा कि ये एरिया पे मुझे दोबारा काम करके देखो, या मैं देखूँगा कि अगर ये एक्सपर्ट इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता तो क्या मैं कोई और तरीके से एविडेंस ले सकता हूँ। तो ये वाली डिस्कशन होगी। एक्सपर्ट को मैं अपनी रिपोर्ट में रेफ़र करूँ या ना करूँ, हम ऑडिटर अपने रिपोर्ट में एक्सपर्ट को रेफ़र नहीं करेगा अनलेस कानून ने मजबूर किया हो। अगर ऑडिटर रेफर करेगा एक्सपर्ट को, क्योंकि इसकी रेलेवेंस जो है वो ज़रूरी है मॉडिफाइड ओपिनियन को समझाने के लिए, तो उसे क्लियर कट बताना पड़ेगा कि जी हमने ये जो ओपिनियन ख़राब की है वो फलाना बंदे की फलाना रिपोर्ट पे की है, लेकिन ऑडिट की जिम्मेदारी हमारी है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि वो एक्सपर्ट हमें बता के चला गया था तो इसलिए हमने ओपिनियन ख़राब कर दी। हम कहेंगे हमारी ओपिनियन इसलिए ख़राब हुई है कि हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल किया है इस मैटर में, सपोर्टेड बाय वो वाला एक्सपर्ट, उसकी कंक्लूजन। जिम्मेदारी सारी की सारी हमें लेनी होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी किसी और के पास है, कोई और इसे देखेगा। एक्सपर्ट को लेके आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, छोटा सा स्टैंडर्ड। कभी कभी मैनेजमेंट वाले भी एक वैल्यूएशन करते हैं। होता क्या है कि अकाउंटिंग और ऑडिट का एक मसला हो तो सम टाइम मैनेजमेंट का अपना भी एक एक्सपर्ट होता है। ISA 500 इसको डील करता है, चैप्टर 4 में हमारी किताब ने बताया। इससे मिलते जुलते प्रोसीजर हैं बड़े छोटे से करके, तो वहाँ हम तकरीबन इस तरह के प्रोसीजर लगा रहे होते हैं उस बंदे, यानी अगर हमें जो डाटा मिल रहा है वो इनकी तरफ से नहीं मिल रहा है, इनके किसी एक्सपर्ट की तरफ से मिल रहा है, तो फिर अगेन हम उसके ऊपर मिलती जुलती बातें कर रहे होते हैं। यहाँ नहीं है, वो चैप्टर 4 में डिस्कशन है। वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है जिसने उनको अकाउंट्स बनाने में हेल्प किया। ऑडिटर एक्सपर्ट कौन है? जिसने मुझे ऑडिट करने में हेल्प किया, जिसको मैं लेके आया। मैनेजमेंट एक्सपर्ट को वो लेके आए हैं, पैसे दोनों के उन्होंने दे रहे होते हैं जी। एक्सपर्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट के काम को हम अंडरस्टैंड करते हैं, अगर उसका काम ठीक ना हो तो क्या करें? अगर हम काम देखें और वो ठीक ना हो तो हमने कहा अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो हम उससे कहेंगे एडिशनल काम करो। हो सकता है उसने फिलहाल हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की हो, जब हमें समझ आ गई तो जाके हम उसे कह सकते हैं कि यार ये काम तुमने ऐसे नहीं किया, इसमें ये वाला मसला था, हमने फलाना फ्रेमवर्क देखा, उसमें ये 3 स्टेप होते हैं, वो 3 स्टेप हमें कर दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म, लेकिन काम तो हमें सही से करके दो, तो हम उससे मजीद काम क्या कह सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन भी आता है कि परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स आप क्या लगाओगे? जी बिल्कुल, में बस ये लिखा होता है कि परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, तो बस जब बुक में लिख दिया एडिशनल प्रोसीजर तो आप लिख दें एडिशनल प्रोसीजर क्या लगाएंगे।
उसके लिए फिर हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी अकाउंटिंग के प्रोसेस की। यानी फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी एक जगह पे आपने देखा तो क्लाइंट ने रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ किया हुआ था, आप एक्सपर्ट को बुला रहे हैं, बताएं उसके अलावा आप क्या एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे। अब आपको पता है कि बिल्डिंग रिवैल्यूएशन, IS 16 रिवैल्यूएशन कब होगा, जब कुछ रीजंस होंगी। रिवैल्यूएशन कब होगा, जब सारी क्लास को इकट्ठे रिवैल्यू किया जाएगा। जब रिवैल्यूएशन होगी तो अकाउंटिंग में ये नए डिस्क्लोजर आएंगे। अगर आपको ये सब पता है तो आपने क्या कहना है, चेक दैट, कन्फर्म दैट, वेरीफाई दैट। यानी कि ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर स्टैंडर्ड इसलिए नहीं बताता कि वो ये कहता है कि इसके ऊपर मजीद आपको जो उस सिचुएशन में बेहतर लग रहा है वो कर लें। तो उस सिचुएशन की अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आपने कहना है हम चेक करेंगे कि उन्होंने रिवैल्यूएशन मॉडल सही से अडॉप्ट किया, हम चेक करेंगे क्या उन्होंने सारी क्लास को एक साथ किया, हम चेक करेंगे कि क्या उसकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वगैरह की कैलकुलेशन उसी तरह की, हम चेक करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ क्या हुआ, उसकी क्या ट्रीटमेंट हुई, हम ये चेक करेंगे, हम मैनेजमेंट के बंदों से पूछेंगे, हम दूसरा गवर्नर से पूछेंगे। तो वो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स में वो फिर चीज़ें आ जाती हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेप्थ पता है, एक्सपर्ट से रिलेटेड। ऑल क्लियर? इसी चैप्टर के दूसरे इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ आते हैं, इंटरनल ऑडिट। मजे की बात है, इंटरनल ऑडिट और एक्सपर्ट से तकरीबन मिक्स सवाल ही हैं, आधे सवाल उधर से आधे इधर से, वो बेचारा बहुत छोटा एक्सपर्ट, और इंटरनल ऑडिट में थोड़ी सी बातें ज़्यादा हैं। सवाल ये है, अगेन स्लाइडें तो हम बाद में देख लेंगे। सवाल ये है कि इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? कंपनी का एम्प्लॉय होता है। चलें एक चीज़ और, क्या करता है ये? इंटरनल कंट्रोल्स को देखता है, बनाता भी वही है। खतरनाक बात हो गई यहाँ पे, बहुत खतरनाक बात कर दी है, कानूनी तौर पे आपने गलत बात कर दी है। ठीक है, इन्होंने कहा कंट्रोल्स को देखता है और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करता है। अभी हम एंड पे आते हैं कि कंट्रोल्स का ऐसा क्या मामला है। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करता है, पॉलिसीज बनाता है, बनी हुई पॉलिसीज देखता है। काम नहीं इसने करना, इसने चेक करना है। ये रिपोर्टेबल टू मैनेजमेंट है क्यों? मतलब आपको क्यों चाहिए इंटरनल ऑडिटर? गवर्नेंस बेहतर करने के लिए, कंट्रोल्स को देखने के लिए, कंट्रोल्स की वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम्स बताने के लिए। देखिए होता क्या है, जब एक कंपनी का ऑडिट होता है तो 4-5 लोग आते हैं, जिनमें से 3-4 तो बड़े उछलते कूदते से बच्चे होते हैं, नए नए वो फर्म में आए होते हैं या वो इस तरह से करके। अब वो खिलंडरे से बच्चे आए और उन्होंने 2-2.5 महीने वहाँ इदारे पे टाइम गुजारा और एंड पे कोई 150 ऑब्जर्वेशंस दे के चले गए। आपका ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो दोस्त चावत गवर्नेंस और ऊपर के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर हमने लेके आए और इन्होंने थोड़े से लोगों ने 4-5 लोगों ने अगर 2 महीने में इतने प्रॉब्लम्स बता दिए, कितना ही अच्छा होता कि ऐसे नेक लोग मेरे पास परमानेंटली होते। तो रादर देन कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर से कहे कि आप मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट दें, वो अपना एक इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट बना देते हैं और इंटरनल ऑडिट से कहते हैं भाई आपने काम नहीं करना, आपने कंट्रोल नहीं बनाने, आपने कोई और पॉलिसी नहीं बनानी, आपने हमारे बने हुए कंट्रोल्स को, हमारी बनी हुई पॉलिसीज़ को चेक करना है और हमें बताना है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। इदारा ना काम करने में इतना मसरूफ़ होता है कि उसे अपनी गलतियाँ ही नहीं पता लगती। इंटरनल ऑडिटर का काम ही होता है कि वो हर वक्त ढूंढता रहे कि कौन से प्रोसेस में क्या मसला है, कौन से प्रोसेस में किस तरह से। और जब आप एक इंटरनल ऑडिटर को ले ही आए हैं तो सिर्फ अगर उसे कहें कि जी जो जो अकाउंट्स बनते जा रहे हैं उसे चेक करते रहो, तो ये तो बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है। फिर आप उसे कहेंगे कि डायरेक्टर्स की पॉलिसीज़ भी देख लो, उसमें जो कमी लग रही है वो भी बता दो। मार्केटिंग का हम लोगों ने एक कंपेन शुरू की थी, ज़रा बताओ वो कंपेन सक्सेसफुल थी या नहीं थी, उसके बारे में बता दो। अच्छा, हमारी मशीनों की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, ज़रा इसके ऊपर कोई रिपोर्ट बना के दे दो। हमारा लेबर टर्नओवर कितना है, उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर दो। या हमारी एक वर्किंग है, हमारे एक बंदे ने फॉर एग्जांपल जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के रिकॉर्ड ला के दिए हैं, ज़रा चेक कर दो कि क्या ये वाकई ही इस प्रोजेक्ट को इतनी कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। जब एक बंदा है ही ऑडिटर नोयत का, और वो वाला ऑडिटर नहीं जो सिर्फ फाइनेंशियल्स को देखता है, तो आप उसको हर चीज़ दिखा सकते हैं, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, अपने सिस्टम के मसले, अपने रूल्स के मसले, अपने पॉलिसियों में क्या हो रहा है, आपके अकाउंट्स में क्या चल रहा है। इवन आप यहाँ तक कर सकते हैं कि जी कोई भी बड़ा खर्चा होने से पहले इंटरनल ऑडिटर को पहले दिखाया जाए, वो अप्रूव करे और वो देखे कि क्या ये लिमिट्स के मुताबिक है या नहीं है। तो अगर पक्का ऐसा बंदा मौजूद होगा तो ये आपके इदारे को बहुत फ़ायदा देगा। बट ये अमीरों के शशके हैं, गरीब तो पहले अपने बंदे पूरे कर ले, बड़ी बात है। इंटरनल ऑडिटर तो तब आएगा ना, वो इंटरनल ऑडिटर एक्स्ट्रा शशका है कि वो बताएगा इदारे में क्या क्या कमी है। पहले इदारा चलेगा तो उसमें कमी पता लगेगी ना।
तो इंटरनल ऑडिटर वो शख्स, वो इदारा या वो फर्म जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि वो आपके साथ मौजूद हैं और आपकी गलतियां साथ साथ आइडेंटिफाई हो रही हैं। ये एक इंसान भी हो सकता है, एक अकेला इंटरनल ऑडिटर, ये एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऑडिट फर्म से कहते हैं कि आप हमारा इंटरनल ऑडिट किया करेंगे, तो वो आपको अलग से सर्विस प्रोवाइड करेंगे, 3-4 बंदे पक्के पक्के आपके पास बिठा देंगे जो हर वक्त इंटरनल ऑडिट आपकी पसंद के मुताबिक करते रहेंगे। इंटरनल ऑडिटर अगर एक इदारे में मौजूद है तो फ़ायदा क्या है इससे? जी, मिस स्टेटमेंट्स टाइम से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, कंट्रोल्स बेहतर हो जाएंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर को भी हेल्प हो जाएगी। अगर एक इदारा इतना अच्छा चल रहा होगा, जब ऑलरेडी इतना कंट्रोल होगा, तो एक्सटर्नल ऑडिटर की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, फ्रॉड रिस्क कम हो जाएगा, डर होगा, गवर्नेंस बेहतर होगी और चीज़ें फ्रेमवर्क्स के मुताबिक बननी शुरू हो जाएंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस बेहतर होगी। सब समझ आ गया? तो इंटरनल ऑडिटर क्या है और किस तरह से है, ये हमें मोटा मोटा सा समझ आ गया। इसमें और एक्सटर्नल ऑडिटर में क्या फ़र्क है? इंडिपेंडेंस। एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, किसी की बात नहीं सुनता, ये इदारे के अंदर बैठा हुआ है, ये डिपेंडेंट है। अपॉइंटमेंट, इंटरनल ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट के लोग अपॉइंट कर रहे हैं, वही उसको बता रहे हैं क्या काम करना है। वो दोस्ता विद गवर्नेंस या शेयर होल्डर मालिक बुला रहे हैं कि तुम आओ और तुम बाहर से आओ और आके हमें ओपिनियन दो। ये रिपोर्ट दोस्ता विद गवर्नेंस, ये रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट के टॉप लेयर्स को, और एक्सटर्नल ऑडिटर और क्वालिफिकेशन का फ़र्क हो सकता है, उसकी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सटर्नल की, इसकी कोई डिफाइन नहीं है, इनका रोल डिफरेंट है। एक्सटर्नल ऑडिटर एक डिफाइंड काम करेगा, वो एक ही काम है, अकाउंट सही बने हुए या नहीं बने हुए। और इंटरनल ऑडिटर को आप जिस मर्जी डिपार्टमेंट में जो मर्जी काम करने के लिए भेज दो, ये करेगा। तो ये सिर्फ अकाउंट्स बेहतर नहीं कर रहा, आपकी कंपनी के प्रोसेसेस भी बेहतर कर रहा है, चीज़ें भी बेहतर कर रहा है। रिपोर्ट के फॉर्मेट का फ़र्क हो सकता है, आउटकम का फ़र्क हो सकता है। किताब के पास चलते हैं, किताब से पूछते हैं। पहला सवाल है इंटरनल ऑडिटर जी, फीस का फ़र्क भी हो सकता है। ये अपना बंदा है तो हर महीने थोड़े थोड़े से पैसे लेगा, वो बाहर वाला बंदा है वो इकट्ठा आके एक ही दफ़ा। इंटरनल ऑडिट के बेनिफिट, इंप्रूवमेंट हो जाएगी फाइनेंशियल ऑपरेटर कंट्रोल में, कंप्लायंस लॉज एंड रेगुलेशन की बेहतर हो जाएगी, इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस आ जाएगी ऑपरेशंस में। एक्सटर्नल ऑडिटर भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो भी इंटरनल ऑडिटर का फ़ायदा उठा लें। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होने से इदारे की रेपुटेशन भी बेहतर होती है। लेकिन कुछ वीकनेस प्रॉब्लम्स हैं, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है इंटरनल ऑडिटर की कि वो लाजमी आए और वो लाजमी क्वालिफाइड हो। तो जब कंपनियों को पता है कि लॉ में नहीं लिखा तो वो अपॉइंट ही नहीं करते। और जब तालीम डिफाइंड नहीं है तो बहुत अच्छा बंदा नहीं आएगा, किसी भी बंदे को कहेंगे तुम हमारा इंटरनल ऑडिटर हो। क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो है वो एंटिटी का ही मैटर होगा कि वो कह रहे हैं। फिर इंटरनल ऑडिट की कॉस्ट, अगर इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट का एक खर्चा है तो इदारे ये खर्चा क्यों करेंगे जब तक कि उनको बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट ना नज़र आए। मैं अक्सर कोट करता हूँ कोक के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, जिसमें 5-6 बंदे उन्होंने रखे होते हैं और जिसने सिर्फ उनकी स्ट्रेटजीज़ को ऑडिट करना होता है। ये 5-6 बंदे कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। इसमें सीनियर जूनियर हर तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। जो इनके टॉप पे बंदा होता है वो भी तकरीबन उनको 7-8 लाख रुपए टाइप की सैलरी भी बैठा होता है, पर मंथ इनको पैसे दे रहे होते हैं, अलाउंसेस दे रहे होते हैं। तो शायद इस एक अकेले डिपार्टमेंट का कोक को कुछ करोड़ खर्चा पड़ता होगा साल का। तो ये कुछ अरब का फ़ायदा देंगे तो कुछ करोड़ इन पर खर्चा होगा। तो एक गरीब इदारा इंटरनल ऑडिटर को अगर बुलाएगा और उसके ऊपर खर्चा करेगा तो तब तक उसके लिए फ़ायदा नहीं है जब तक वो उससे ज़्यादा बेनिफिट ना जनरेट करके दे दें। अब अगर वो बताए यहाँ 2 साइन होने चाहिए थे, 1 साइन है, तो ये क्वालिटेटिव मसला है। लेकिन अगर इंटरनल ऑडिटर इतनी अच्छी वैल्यू एडिशन करके दे कि इदारे की एफिशिएंसी चीज़ें बेहतर हो जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा हो जो हमें बताता रहे कि हमारी क्या गलती हैं। फॉर एग्जांपल वो हमें एक दफ़ा बताए कि ये टीवी गलत जगह पे है, ये ना इस पर ऐसे चलते चलते हाथ लग सकता है, या स्टेज थोड़ा सा आगे होना चाहिए, या टीवी दीवार के अंदर होना चाहिए, या टीचर को दूर रखा जाए टीवी से, या यहाँ एक बाड़ लगा दी जाए कि टीचर जो है ना इधर तक ना पहुँच सके। फॉर एग्जांपल उसने हमें कहीं बताया और हमने उसकी बात मान ली। अगर वो हमारे पास ना होता और हमने ना सुना होता और वन फाइन गुड डे कोई टीचर से टकरा जाता और ये 3 लाख रुपया धड़म हो जाता, ये 3 लाख ही नहीं है, मैं वही एग्जांपल दूँ, 3 लाख रुपया क्या ले आए, ठीक है जी। लेकिन भाई आप ज़रा जाके देखें, रेट अच्छे खासे महंगे, 3 लाख से थोड़ी सी कमी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 लाख रुपए बच गया,
जिस बंदे को 20,000 रुपया दे रहे थे महीने का, उसका तो देखे ना 1 साल क्या, उसके तो तकरीबन 2.5 साल जो है वो पूरे हो गए। इस दौरान हो सकता है वो हमें ये बता दे कि ये दरवाज़ा थोड़ा सा टूटा हुआ कभी भी गिर सकता है। हो सकता है ये बता दे कि फ्रंट ऑफिस में एक बंदा जो बच्चों से बात कर रहा होता है वो बच्चों से थोड़ी बदतमीज़ी से बात करता है, बच्चे ऑफेंड होते हैं। हो सकता है 4 बच्चे भी एक्स्ट्रा बच जाएँ उसकी वजह से। हो सकता है किसी जगह बताए कि आपने टाइम टेबल बनाते हुए बिजनेस लॉ टैक्स एक साथ रख दिया, खुदा का खौफ करें। ये आपस में नहीं टकराने चाहिए। बच्चा ये दोनों सब्जेक्ट इकट्ठे उठाता है और उसकी वजह से कोई 150 इजाफी बच्चा आ गया, मल्टीप्लाई पे वो थोड़े से पैसे, हम तो बहुत ही मतलब गरीब सी फीस रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि फ़ायदा देता है लेकिन इतना नज़र नहीं आ रहा, सामने से नज़र नहीं आ रहा। नुकसान होने पे बंदे को एहसास होता है। एक गाड़ी ली तो उसके बाद ना मैंने उनसे पूछा इसकी इंश्योरेंस, या अंदाज़ा लगाया तो पता लगा लाख रुपए उसकी इंश्योरेंस थी साल की। तो मैंने कहा रहने देते हैं। 3 दिन बाद जो है वो बेगम ने गाड़ी कहीं दरवाजे से एंटर करते हुए उस पर ऐसे लंबी सी लाइन लगाई। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए थी। तो कुछ खर्चे जो है ना बाद में एहसास होते हैं कि वो जो है वो करा लेनी चाहिए। तो इंटरनल ऑडिटर वो खर्चा है जो नुकसान के बाद पता लगता है। तो जो बहुत सियानी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पहले से ये खर्चा करके बैठे होते हैं और ये आपके सिस्टम, आपकी गवर्नेंस, आपकी चीज़ों को बेहतर कर रहा होता है। दिखने में लग रहा होता है कि मुफ्त, मतलब उसने सिर्फ ये बोल दिया यार ये टीवी थोड़ा पीछे करके लगाओ। हम कहें यार ये क्या करता है, ये एम ही रोटियाँ तोड़ता है बैठ के, बिला वजह महीने के महीने पैसे ले जाता है, लेकिन वो आपको बहुत सारे नुकसानों से आने से पहले बचा रहा होता है। ऑडिटर तो होने के बाद बताता है, एक्सटर्नल ऑडिटर ना, वो तो बाद में हो जाने के बाद, ये होने से पहले बता रहा है। तो अमीर ऑर्गेनाइजेशंस इसको वो करती हैं, लेकिन इसका कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से लोग इसको जल्दी नहीं रख रहे होते। प्रॉब्लम्स इसकी इंडिपेंडेंस के, सबसे बड़ा इशू इसकी इंडिपेंडेंस के मसलों मसाइल हैं कि ये इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये कहीं ना कहीं उनके अंडर काम कर रहा होता है। इसकी इंडिपेंडेंस कैसे बेहतर करें? 100% नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी कोशिश की जा सकती है। ये 2 शावत गवर्नेंस को रिपोर्ट किया करें, मैनेजमेंट के किसी छोटे बंदे को रिपोर्ट ना किया करे, और ऑडिट कमेटी वगैरह टाइप की किसी चीज़ को करे। इसकी रेमुनरेशन जो है वो मैनेजमेंट ना डिसाइड करे, 2 शावत गवर्नेंस डिसाइड करे। इसकी हायरिंग फायरिंग के डिसीजन ऊपर लेवल पे होने चाहिए। इसको अथॉरिटी देनी चाहिए। हम इसको पावर देंगे, किसी बंदे के पास जाके उसे कहे तो कहे, वो बंदा कहे भाई तुम रैंक में मेरे से नीचे हो तो मेरे से पूछोगे, इस पे रिस्ट्रिक्शन ना हो, इसका स्कोप क्लियर हो, कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। ये ना हो कि यही कंट्रोल बना रहा हो और इसी को चेक करने भेज दिया जाए। रोटेशन होनी चाहिए, बार बार उसका डिपार्टमेंट चेंज करते रहें। अगर वो एक ही लोकेशन पे बड़े अरसे तक रहा तो लोगों से दोस्ती हो जाएगी, उससे भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अगेन हम इंटरनल ऑडिटर को जब एक्सटर्नल से कंपेयर करते हैं तो एक तो ये फ़र्क बहुत थोड़े से ही आपने बहुत सारे बताए थे, इसका रोल डिफरेंट है और ये कुछ भी चीज़ें देख सकता है। उसकी क्वालिफिकेशन लॉ बताता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज़ और रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के साथ है, ड्यूटीज़ लॉ बताता है, और ये इसमें सारी चीज़ें मैनेजमेंट बताती है। हम ये बात कर रहे थे कि वो क्या मैयर्स हैं जिससे हम इंडिपेंडेंस बेहतर कर सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग लाइन बेहतर कर देंगे, ऑडिट कमेटी को डायरेक्टली रिपोर्ट करे, ऊपर के बंदों को, रादर देन किसी अकाउंट्स के हेड को रिपोर्ट करे। जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ऑडिट कमेटी क्या है? 2 शावत गवर्नेंस समझ आता है, किसी भी इदारे के बड़ों को ओनर्स को कहते हैं, ओनर्स या ओनर्स के नुमाइंदों को कहते हैं। एक कंपनी की बात करें तो कंपनी में डायरेक्टर्स नॉर्मली 2 शावत गवर्नेंस होते हैं। अब कंपनियों ने क्या किया होता है कि डायरेक्टर्स में से चंद लोगों की कमेटी बनाई होती है जो ऑडिटर्स से राब्ता करती है। हम कहते हैं ना 2 शावत गवर्नेंस के पास इशू ले जाओ, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं जाके 12 डायरेक्टर्स के दरवाजे खटखटाऊँ, उनसे कहूँ सारे इकट्ठे हो, मैंने आपसे मीटिंग करनी है। उन्होंने 2-3 बंदे मुख्तस कर दिए होंगे कि हमारी ऑडिट कमेटी है, आप इससे बात किया करें। तो वो ऑडिट कमेटी ही हमारे लिए बेसिकली डायरेक्टर्स हैं। तो हम जब कहते हैं ना 2 शावत गवर्नेंस के पास इशू लेके जाओ, तो हम उन 2-3 बंदों के पास लेके जाएंगे, उनसे कहेंगे मुझे ऑडिट में ये इशू आ रहा है, मुझे आप ज़रा हेल्प कर दें। स्कोप, इसका स्कोप फाइनेंस डायरेक्टर या लाइन मैनेजमेंट डिसाइड ना करे, ऑडिट कमेटी या ऊपर के लोग डिफाइन करें। इंटरनल ऑडिट का स्टाफ जो है उसकी रोटेशन साथ साथ होनी चाहिए, आइडियली 3 से 5 साल में इनको बार बार रोटेट करते रहें। इनकी अपॉइंटमेंट कोई और करे, ऊपर के लेवल से हो, सेठ खुद करे या सेठ के साथ जो है, अगर एक छोटा इदारा है तो सेठ खुद करे, नहीं तो जो डायरेक्टर्स और उनकी जो ऊपर वाली जो लेयर है वो इसकी अपॉइंटमेंट करे, वो इसकी रेमुनरेशन सेट करे। इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन करने से हमने इसको दूर रखना होगा। इसकी ड्यूटी ये नहीं होनी चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल्स डिज़ाइन करके दे। डन। अब एक अहम सवाल है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। ये एक
की क्वेश्चन है जो इसमें होता है, जो मैं ड्रामाई अंदाज में कहता हूँ। अब अगर टाइम नहीं है इतना क्लास में, थोड़ा बहुत ड्रामा हो सकता है। 3 अहम सवाल। क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? 3 अहम सवाल जो ऑडिटर उनसे पूछता है। क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा सबसे अहम सवाल, क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब जोर दे के पढ़ना है। क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? अब दोबारा जोर चेंज करते हैं। क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्क है। क्या इंटरनल ऑडिटर ऐसा है कि मैं इसका काम इस्तेमाल कर सकूं? क्या इंटरनल ऑडिटर का काम ऐसा है कि मैं इस्तेमाल कर सकूं? और क्या मैं इंटरनल ऑडिटर का काम इस्तेमाल कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता? तो ये 3 कीमती सवाल अगर आंसर हो जाएं तो स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है। ये 3 सवाल है। पहले सवाल का जवाब उन्होंने अलग से दिया है, इसके फैक्टर्स उन्होंने 3 बताए हैं। उसके बाद ये काम को इस्तेमाल करने से रिलेटेड उन्होंने 2 ऑप्शंस बताई हैं। उन्होंने कहा एक ऑप्शन ये है कि आप इसका हुआ हुआ काम इस्तेमाल कर लें, और दूसरा ये है कि आप इससे ले लें डायरेक्ट असिस्टेंस। हम क्या कर सकते हैं? क्या हम इंटरनल ऑडिटर के काम को इस्तेमाल कर सकते हैं? हम काम को इस्तेमाल करने की बाद में बात करते हैं। इंटरनल ऑडिटर इस काबिल है या नहीं है, ये देख लेते हैं। इंटरनल ऑडिटर के ऊपर हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस और उसकी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। ऑब्जेक्टिविटी उसकी मकसदियत, इंडिपेंडेंट कितना है, किसके इख्तियार में ज़्यादा आता है, किसकी बात सुनता है, इदारे में उसका स्टेटस क्या है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट आ जाए तो थरथली मच जाती है और लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता हो, और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उसकी रिपोर्ट पकड़ के अलमारी में लगा के कह देते हो काम कर लिया, अब अगले महीने आके अगली रिपोर्ट दे जाना। तो वहाँ तो हमने सबसे पहले देखना उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसका स्टेटस क्या है, उसको एक्सेस किस तक है, वो किसको रिपोर्ट करता है, क्या उसकी कोई कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्या दोस्ताना विद गवर्नेंस उसके एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस वगैरह देखते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई उसके ऊपर, क्या मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम पे रिलाई करती है और क्या इसकी रिकमेंडेशन मानती है। यानी अगर उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं पूछते तो मैं क्यों उसका काम इस्तेमाल करूँ? तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ऑब्जेक्टिविटी कैसी है। फिर उसकी कंपिटेंस, कोई रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर हैं, क्या ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, क्या कोर्स तरह का है, कोई नॉलेज है, क्या उनको अकाउंटिंग और इस तरह की चीज़ें आती हैं, यानी कि वो कंपिटेंट कितने हैं। मैं ये नहीं देखूंगा कि उनको एचआर की पॉलिसीज़ देखनी आती हैं, नहीं, मैं तो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो मैं देखूंगा फाइनेंशियली वो कितने कंपिटेंट हैं, उनको फाइनेंस वाली साइड कितनी अच्छी आती है। तीसरा, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, वो काम किस अप्रोच में करते हैं। मैं कहता हूँ एक इदारे में गया, पता लगा वहाँ पे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में। मैंने कहा लो जी, कंपिटेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, अब इससे ऊपर क्या, इस ऊपर तो आईके भी हो सकता है, इतना कंपिटेंट। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिविटी होने का, ये दोनों डायरेक्ट सेट को रिपोर्ट करते हैं, डायरेक्टर्स की कमेटी को बुलाते हैं, उनके सामने रिपोर्ट रखते हैं और उनसे कहते हैं आपने क्या किया, और फिर उनसे पूछते हैं कि कैसे बेहतर करोगे। और इनकी बात सुनते साथ ही उनको जो है वो कपकपी सी दौड़ जाती है और इदारे के लोग सारे डर के सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। मैं कह रहे वाह, मैं इनका काम इस्तेमाल करूँगा। मैंने कहा हाँ जी, आपने जो काम किया है वो ज़रा मुझे दे दें। उन्होंने कहा हमने लिखा ही नहीं, हम तो जाके लोगों से पूछते हैं, जो पता लगता है हम जाके शिकायत लगा देते हैं। तो मैंने कहा कोई रिकॉर्ड नहीं। उन्होंने कहा रिकॉर्ड की क्या ज़रूरत है। तो पता लगा कि बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच नहीं है, कोई उनका वे नहीं है, कोई उनकी डिसेंसी नहीं है, कोई बाकायदा वर्किंग पेपर नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, वो बड़े ही बेतुके अंदाज में काम करते हैं। तो मेरी नज़र में इंटरनल ऑडिटर फारिग है। तो 3 चीज़ें मुझे इसमें चाहिए, इसकी कंपिटेंस, इसकी ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच। डन हो गया, ये समझ आ गया। अब अगली चीज़ ये है कि मैं इस्तेमाल कैसे करूँ। 2 चीज़ें हैं, या तो मैं उसके हुए हुए काम को इस्तेमाल करूँ या मैं उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ले लूँ। ये 2 चीज़ें समझ आ जाएंगी तो पीछे से कहानी कनेक्ट हो जाएगी।
एक तरीका ये है कि मैं ऑडिट करने पहुंचा और मुझे पता लगा कि वहाँ इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी सेल्स के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। मैंने कहा अरे वाह, मैंने भी सेल्स पे काम करना था, मैंने उसके काम को उठा के इस्तेमाल कर लिया, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि मैं उनसे कहूँ देखिए आपका इंटरनल ऑडिटर काम तो कर रहा है आपके ऑडिट वगैरह से रिलेटेड, हमारे साथ अगर इसे ऐड कर दें तो हमारी टीम में बंदे ऐड हो जाएंगे, इसके होने से हमें फ़ायदा है, इसको आपके इदारे का भी पता है और ये काम करेगा तो ये हमें भी सपोर्ट है और हमारी ऑडिट फ़ी भी कम हो जाएगी क्योंकि हमारे नंबर ऑफ रिसोर्स कम हो जाएंगे। क्लाइंट ने कहा तो बड़ा अच्छी बात है, उसने अपना वो इंटरनल ऑडिटर उठा के हमें दे दिया और वो हमारा टीम मेंबर बन गया। ये समझना ज़रूरी है, डायरेक्ट असिस्टेंस में इंटरनल ऑडिटर मेरी टीम का मेंबर बन जाता है, मेरे अंडर आ जाता है, मेरी डायरेक्ट असिस्टेंस में आ जाता है और यूजिंग द वर्क में उसका काम इस्तेमाल करते हैं, उसका हुआ हुआ काम इस्तेमाल करते हैं। हो सके तो हम उसको बता दें कि कौन कौन सा काम करो, लेकिन वो अपने तरीके से काम करता है और हम उसके काम को इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट असिस्टेंस में वो हमारे साथ आके हमारे तरीके से काम करता है। दोनों का फ़र्क समझ आ रहा है? तो स्टैंडर्ड ने कहा भाई दो तरीके हैं, आप उसका काम यूज़ कर लो या उससे डायरेक्ट असिस्टेंस। अब अगर हमने काम यूज़ करना है, अब पहली कैटेगरी, अगर हमने काम यूज़ करना है तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन है। एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड कि एवेल्युएट करे कि वो काम प्लान्ड हुआ था, परफॉर्म हुआ था, सुपरवाइज हुआ था, रिव्यू हुआ था। ये अल्फाज देखे देखे लग रहे हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ ऑडिट क्या होता था? डायरेक्शन है, सुपरविजन है, रिव्यू है। तो अब ये भी तो मेरे जैसा काम कर रहा है ना, तो देखूं कि वहाँ पे प्लानिंग, परफॉर्मिंग, सुपरविजन, रिव्यू सही हुआ था, क्या उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लिया था। अच्छा, इधर वो एक्सपर्ट वाला मसला भी नहीं कि उसकी रिपोर्ट देखूँ और मुझे समझ ही नहीं, उसमें तो फारसी लिखी हुई है। ये तो मेरा वाला बंदा है ना, ये तो मेरी फील्ड का बंदा है, ये तो मेरी तरह का काम करता है, तो इसका काम तो मैं समझ ही सकता हूँ। तो मैं देखूँ कि क्या है, उसने क्या एक्सेप्शंस बताई थी, किस तरह से है, और मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। कभी कभी स्टैंडर्ड ने कहा आप इट इज़ यूज़फुल कि आप एडवांस में उसकी कुछ बातें तय कर लो। ऑडिट आप अपॉइंट हो जाते हैं पिछले एजीएम पे और पूरा साल आपके पास मौजूद होता है, आप तो ज़्यादा ईयर एंड के आसपास आते हैं। आप शुरू में ही अगर किसी तरह से इसको बता दो कि देखो तुम इतने एरियाज़ पे काम कर रहे होगे, ज़रा सेल्स पे मेरे कहने पे भाई काम कर लोगे, सेल्स में अगर तुम जो है वो ये वाला काम कर लो, इस मटेरियलिटी के हिसाब से कर लो, इस सैंपल के हिसाब से कर लो और उसको लिख के कर लेना और उसको रिव्यू अगर मुझे करा देना। अगर आप एडवांस में इससे चीज़ें तय कर लें क्लाइंट की परमिशन से, तो इससे क्या होगा कि वो जो काम कर रहा होगा वो आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगा। अब वही बात है कि कोक में एक्सटर्नल ऑडिटर आए और वो पूछे हाँ भाई इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्टें मुझे ला के दें, तो पता लगे इंटरनल ऑडिटर ने तो कोक की पॉलिसीज़ का ऑडिट किया है। कौन सी पॉलिसीज़ की? हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल कैसे देंगे। अब अकाउंट्स से उसका ताल्लुक नहीं है, तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि हम इसके काम को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नहीं, वो एचआर पे काम करता रह गया, वो तो मार्केटिंग पे काम करता रह गया, वो देखता रह गया कि ड्रम में कितना तेल हो तो जनरेटर कितना चल जाता है, वो तो इस तरह की रिपोर्टें बनाता रह गया, वो तो देखता रह गया कि टैक्स और लॉ में क्लैश तो नहीं आ रहा। तो ये देखना ज़रूरी है कि उसका काम हमारे लिए यूजेबल है या नहीं, और आइडियली अगर हम शुरू में ही उसे बता दें थोड़ा सा कि ये काम हमारे कहने पर कर दो तो बहुत अच्छी बात है। हमारे अंडर आके नहीं, हमारे कहने पर कर दो। फिर जो उसने काम किया हुआ है उसके स्पेसिफिक एरियाज़ को देखने के बाद मैं कुछ फर्दर प्रोसीजर लगा सकता हूँ। मैं इंटरनल ऑडिट के लोगों से बात कर सकता हूँ, यार ये चीज़ आपने की, ये इसमें ये क्या था, आपके इस काम से आप ये क्या कहना चाह रहे थे, ये वाली चीज़ आपने किस तरह से की। मैं उनको काम करते हुए खुद भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मैं उनके वर्किंग पेपर्स, उनके वर्क प्रोग्राम को देख के समझ सकता हूँ कि ये काम किस क्वालिटी का कर रहे हैं। मैं उनका सैंपल पे किया हुआ एक काम खुद से परफॉर्म करके देख लूँ कि क्या मेरा भी वही रिजल्ट निकल रहा है। उन्होंने कहा कि जी हमने 20 रसीदें देखी, उनमें से 6 पे साइन नहीं हुए हुए थे। मैंने वही 20 रसीदें उठा के देखा और उनमें से उन्हीं 6 पे साइन नहीं हुए थे। मैंने कहा यार बड़े अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं। तो उनका काम देख लूँ, उनका काम करने का तरीका देख लूँ, उनके ऊपर भरोसा कर लूँ, उनका मेथड देख लूँ, उनकी सिस्टमेटिक अप्रोच देख लूँ। अगर ये सारा कुछ हो जाए तो ज़िंदगी आसान। अब सवाल ये है कि मैंने किस हद तक स्पेसिफिक वर्क को टेस्ट करना है उनके, यानी मुझे वर्क मिला उनका, मैं उस वर्क को कितनी गहराई में जाके देखूँ। ये डिपेंड किस पे करता है, रिस्क और मटेरियलिटी उस एरिया में कितनी है। अगर वो एरिया सेंसिटिव ज़्यादा है तो मैं उनका काम ज़रा ज़्यादा ध्यान से देखूँ। मेरी इंटरनल ऑडिट की प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या है, वो जो शुरू वाली थी, अगर मुझे वो शुरू में ही कॉम्पिटेंट लगे तो शायद मैं इधर हाथ हल्का रखूँगा। अगर मुझे शुरू में थोड़े हल्के लगे तो इधर ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। उनका स्पेसिफिक वर्क देख लूँ। ये सारी चीज़ों की बेस पे मैं उनके किए हुए काम को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एंड पे डॉक्यूमेंट क्या करूँ कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में मैंने क्या समझा, उसके काम के बारे में क्या समझा और उनके काम पे मैंने अपने क्या काम किए। दिस इज़ ऑल अबाउट यूजिंग द वर्क। ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरी समझ आई हो तो ये सारी लाइनें समझ आती हैं। क्लियर है? देन डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस इज डिफाइंड कि यूज ऑफ इंटरनल ऑडिट के वो ऑडिट प्रोसीजर अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर करें। थीम समझ आ रहा है?
ये डायरेक्ट हमारे अंडर आ जाएं। जब डायरेक्ट हमारे अंडर आ जाएं तो कुछ इजाफी बातें भी होंगी, इनसे एग्रीमेंट करना होगा कि ये काम हम आपसे करवाएंगे। सिर्फ इनसे एग्रीमेंट नहीं करना होगा, मैनेजमेंट से भी एग्रीमेंट करना होगा कि आपके लोग हमें चाहिए होंगे अपने लिए। फिर जब ये हमारे अंडर होंगे तो हम डायरेक्ट सुपरविजन और वो सारी चीज़ों के साथ इनको वो कर लेंगे। इंटरनल ऑडिट डायरेक्ट असिस्टेंस दे सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिविटी ओके है और कंपिटेंस ओके है। अगर ये दो चीज़ें ओके नहीं है तो फिर नहीं। याद है वो 3 फैक्टर क्या थे इंटरनल ऑडिटर में? इंटरनल ऑडिटर को जब ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच, ये मेरे अंडर आ रहा है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छा काम नहीं करता, इसको तो मैंने बताना है कि क्या काम करना है। तो इधर मैं सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच नहीं देख रहा। अब ये दो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिविटी और कंपिटेंस। अगर वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट बंदा नहीं है और मैं अपने अंदर उसे रख रहा हूँ, पता लगे मेरी भी शिकायतें जा सके CFO को लगा देता हो और बता देता हो कि आप तैयार रहिएगा, अगले हफ्ते फलाना एरिया सेलेक्ट करने लगे हैं वो, तो डायरेक्ट असिस्टेंस ज़्यादा सेंसिटिव है। ये मेरा टीम मेंबर बनने वाला है, मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। तो अगर ऑब्जेक्टिविटी और कंपिटेंस में मसला है तो मैं असिस्टेंस यूज़ नहीं करूँगा। मैं उनको कौन सा काम असाइन करूँ ये देखना पड़ेगा। उस काम में जजमेंट कितनी है, रिस्क कितना है, मैं कोई थ्रेट या इस तरह की चीज़ें तो नहीं जो मुझे इनकी कंपिटेंस या ऑब्जेक्टिविटी पे लग रहे हैं, और क्या उनको काम देने के बाद मैं सफिशिएंटली इन्वॉल्व रहूँगा। स्टैंडर्ड ने कहा है कि आपने इतना काम फॉरवर्ड नहीं कर देना जिसके बाद आप खुद ऑडिट में सफिशिएंटली इन्वॉल्व ही ना रहें। ऐसा नहीं कि आपने हर चीज़ ही उठा के उनके हवाले कर दी, आपने खुद भी काफ़ी सारे काम करने हैं। डन। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप आसान चीज़ें नहीं देंगे, मुश्किल खुद करेंगे, टेक्निकल चीज़ें खुद करेंगे, लेस टेक्निकल नहीं लेंगे। जहाँ फालतू में बार बार चीज़ें रिपीट होनी है और उसकी वर्थ कम है वो इनसे करवा लेंगे, और जो टेक्निकल ज़्यादा रिस्की, ज़्यादा जजमेंटल एरियाज़ हैं वहाँ हम खुद काम कर लेंगे। ISA 610 ये कहता है कि आपने इंटरनल ऑडिटर से ये कुछ काम खास नहीं करवाने। जहाँ सिग्निफिकेंट जजमेंट आपने इन्हें नहीं कहना, जहाँ हायर रिस्क आपने इन्हें नहीं कहना, जहाँ काम उसी चीज़ पे होना है जो इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, जहाँ उनका अपना सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा, वो तो उन्हीं के लोग हैं ना। तो अगर वो काम जो कि उन्होंने खुद किया है वो देखना पड़ा, आप वहाँ उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फिर एक अहम डिसीजन कि मैं इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ करूँ या मैं डायरेक्ट असिस्टेंस यूज़ करूँ, ये डिसीजन आप इन्हें डेलीगेट नहीं करेंगे। आप इन्हीं से नहीं कहेंगे कि तुम बताओ, तो ये तो कहेंगे जी हमें असिस्टेंस मत वो करें, हमारा काम इस्तेमाल कर लें। जब आप इनको असिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो प्रायर टू यूजिंग आपने कुछ बातें तय कर लेनी है। रिटन एग्रीमेंट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी से ले लेना है कि इन लोगों को इजाज़त है हमारे अंडर काम करने की, और दूसरा रिटन एग्रीमेंट इंटरनल ऑडिटर से ले लेना है कि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और हमारे कहने पे काम करेंगे। अब क्या होगा, इसका काम अच्छा कब होगा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 220 डायरेक्शन सुपरविजन, अभी मेरा टीम मेंबर है ना, और मेरा टीम मेंबर अच्छा काम कब करता है? 220 ने बताया था, जब अच्छी डायरेक्शन देते हैं, अच्छी सुपरविजन। तो ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वही डायरेक्शन सुपरविजन। तो इन लोगों को मैं अच्छी डायरेक्शन दूंगा, अच्छी सुपरविजन दूंगा। अब ये नहीं देखना कि उन्होंने काम कैसा किया है, अब मैं ही उनसे काम करवा रहा हूँ, तो मैंने ये इंश्योर करना है कि ये काम अच्छा किया जाए। और देन डॉक्यूमेंटेशन कि कोई थ्रेट वगैरह तो नहीं था उसका, ये मैं डॉक्यूमेंट कर लूँ, मैंने उसको कौन सा काम दिया, उसके काम को किसने देखा, किसने उसे गाइड किया, रिटर्न एग्रीमेंट जो मैंने एंटिटी से किया और इनसे लोगों से किया वो, और इन्होंने जो इंटरनल ऑडिटर ने वर्किंग पेपर बनाए वो क्या थे और किस तरह से थे। डन। तो हमारे जो 2 टारगेट थे उसमें से चैप्टर 11 थोड़ा सा दरमियाना है और ये 12 थोड़ा बड़ा था, तो हमने मतलब थोड़ा सा टाइम को इस तरह से वो किया कि हमने पहले 12 के ऊपर टाइम वो कर लिया ताकि हम 10 मिनट की ब्रेक के बाद जब आएँ तो हमारे पास 11 के लिए सफिशेंटली 40-45 मिनट हो। डन। तो इंशाल्लाह ताला फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं, 10 मिनट की ब्रेक। और ऑल डन है। एक और आसान सा छोटा सा चैप्टर, अगर लॉजिक क्लियर हो, देखिए अगर आपको इंटरनल ऑडिटर समझ आ गया और यूजिंग द वर्क ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंट समझ आ गया तो आपके लिए थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो गई।
इसी तरह से रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाए, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो आपको आपके लिए चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है जी, ये बच्चे जो है मेरा दिल रखने के लिए बेंच पे जाके बैठ गए। मैं तो असल में कहता, मैंने कहा लग रहा है ऐसा हो कि ये बच्चे भर जाएं और पीछे बेंचों तक बात चली जाए। तो मैंने कहा सर वो जो है ना वो रिवीजन क्लास आपने अचानक अनाउंस की, इसमें बच्चे नहीं भरने लेकिन बेंच हम भर देंगे। तो जो है वो फिर हम बेंच के बारे में फीडबैक लेंगे। इसमें ना क्लास के एंड पे बच्चे बिठा के देखते हैं कि इस पे आते हैं कितने। इंतज़ामिया की ख्वाहिश 8 की है, लेकिन इंसानियत के दायरे में रह के 7 बच्चे जो है ना इस पे आने चाहिए। जैसे नहीं, असल में वो उस बेंच से हमने तकरीबन 3 फुट बढ़ाया है। था वो था 1 मिनट, वो था 7.5, हाँ ये 10.5 है। तो हमने इसमें अच्छा बड़ा वो किया है। तो मतलब कुछ एसेट खरीदे भी हैं, मतलब खुद अब ऐसे नहीं है कि सारी चीज़ें मिल गई कि जनाब सब कुछ ही मिल गया सारा, या नहीं देती सी है, मतलब जो है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है ना, तो बहरहाल लेकिन जो उस वक्त मिल गया सो मिल गया। मुझे उस टाइम पे वो सारी चीज़ें बड़ी महंगी लग रही थी, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी से महंगाई आई है कि अब हम जब देखते हैं तो हमें बहुत मुनासिब पैसों में चीज़ें मिल गई। क्योंकि उस वक्त के वो महंगे पैसे थे, लेकिन वो अब जो नया काम कराने जाए, उफ, आपके पसंदीदा हुक्मरानों ने मुल्क के साथ जो कर दिया है जी। नहीं महंगा, देखें एसेट्स खरीदें तो भाई आप अगर एक कमरे में बेंच डालने हो और आपको पता लगे कि 7 लाख रुपया सिर्फ कमरे में बेंच डालने की कॉस्ट है, तो इतनी मेटीरियलिटी तो हमारी भी ऊपर नहीं हुई हुई कि 7 लाख रुपए पे हम कहेंगे अच्छा जी ये तो शुगल मुगल है। असल में एक चीज़ की एक परसीव वर्थ होती है ना, यानी फर्नीचर के ऊपर बंदा नहीं सोचता कि इतना ज़्यादा खर्च होगा। एक बेंच जो कि मतलब स्टूडेंट्स को कर रहा है, कुर्सियाँ सस्ती हैं, बेंच महंगा है। इंशाल्लाह साहब बच्चे बिठाएंगे, 8 बिठाएंगे हम जो है ना, ख़वातीन को 9 बिठा देंगे। वो मुझे याद है एक दिन ना राइज़ में हमने रिकॉर्ड बनाना था, सीए के अंदर जो है वो हमारा 100 से ऊपर, एक सेशन पहले ना 100 से ऊपर पहली दफ़ा बच्चे गए। ACCA में एक क्लास होती थी, उसमें चले जाते थे ऊपर तक। तो 100 से ऊपर गए तो हम बड़े एक्साइटेड थे। फिर हमारा टारगेट था कि किसी दिन एक क्लास में 150 बच्चे होने चाहिए, बैक इन 2013 तकरीबन। तो एक कमरा था, वो पीछे को करके ना, उस कमरे को देख के हमें हुआ कि इसमें ना किसी तरह से ठोस के 150 बच्चे बिठाए जा सकते हैं। उसको बेंचों में कन्वर्ट किया, बेंच से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। अच्छा, बेंच पे होता ये था कि 7 बच्चों का बेंच था, लेकिन उस पर फंसा के 8 बच्चे बिठाए जाते थे। ख़वातीन उस क्लास में आई दूसरे दिन 25 को 8 पे डिवाइड करें तो एक खातून एक्स्ट्रा बनती है, और उस एक खातून के चक्कर में एक पूरा बेंच जिस पे 7 और इंसान आ सकते हैं वो ज़ाया होने का खर्चा था। और क्लास की हमारी पूरी टिच कैलकुलेशन थी कि हम जो है ना इस क्लास को ये बेंचों के हिसाब से अगर इस तरह से करें और इस तरह से 1-2 कुछ कुर्सियां डाल के, हमने पूरा 150 की मेजरमेंट की हुई थी। हमने कहा रिकॉर्ड बनाना है कि एक दफ़ा, अच्छा वो क्लास भी ऑडिट की थी, तो रिकॉर्ड बनाना था कि जी हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा राइज़ में जो सबसे पहली क्लास 150 की सीए में जाए, वो ऑडिट की क्लास हो। बच्चे भी बहुत ज़्यादा आ गए थे, ओवर एनरोलमेंट हो गई थी बाकियों का। हमने उस वक्त ऑनलाइन नहीं होता था, इनकार कर दिया था। तो वो 150 बच्चे बिठाने के चक्कर में फिर ये हुआ कि उन ख़वातीन में से ना, उनको कहा कि जी आप में से जो पतली ख़वातीन हैं वो 9 ख़वातीन किसी तरह से एक बेंच पे बैठ जाएं। पहला दिन है, मतलब शुरू के 1-2 दिन में बच्चे जोश में सारे आ रहे होते हैं। हमने कहा 2-3 दिन गुजर जाएं, बच्चे थोड़े से डाउन होना शुरू हो जाएंगे तो कमरे में खुल के आ जाएंगे। तो हमने 8 वाले बेंच पे जो है ना, इससे छोटा बेंच था वो, उस पर 9 ख़वातीन बिठाई। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब जब इदारे वाले पैसे पूरे करने पे आए ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो वायरल हो जाएगी। ओह हो, हाँ नहीं ठीक है। तो मैं तो इसलिए अपना किस्सा बता रहा हूँ, अपने इस कॉलेज का नहीं बता रहा मैं, तो एक जो जहाँ पे मैं वाइस प्रिंसिपल हुआ करता था वहाँ का मैं बता रहा हूँ। तो और बैक इन 2013, अब तो 10 साल हो गए, मैं बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, इतने अरसे से पढ़ा रहे। जनवरी शुरू हुआ है और 2016 मैंने तो उनसे कहा है, मैंने कहा 2000 आपने 15 एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। आप लोगों की जितनी एज है उससे कोई चंद साल नहीं, खैर आप लोग तो ऑडिट वाले हैं, आप तो मेरी एज के करीब के हैं। खैर वो जो नए बच्चे होते हैं ना बिजनेस लॉ के, उनको मैं कहता हूँ कि जितनी आपकी एज है उससे 2 साल कम मेरा तजर्बा है, कि वो 18 साल के होते हैं और मेरा 16 साल का तजर्बा। तो आप लोग तो मतलब जितनी मेरी एज है उससे कुछ 2 साल ज़्यादा आप लोगों का तजर्बा है।
ठीक है जी, अब मज़ा आएगा ना, आप क्लिप काटिए ताकि पूरा जाए फिर जो है ना अकेले मेरा नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान हो। तो खैर हम बात कर रहे थे रिलेटेड पार्टीज़। तो रिलेटेड पार्टी का मतलब है जान पहचान वाले। जान पहचान वालों से ऑडिटर को क्या दिक्कत है? जान पहचान वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। जो जब ताल्लुक़ होता है ना तो शक जनरेट होता है, स्केप्टिसिज्म ऑडिटर को सोने नहीं देती। ऑडिटर के दिमाग में हर वक्त मशकूक से शक आ रहे होते हैं कि जी कुछ गड़बड़ हुई होगी। इसकी दो टिपिकल सियासी एग्जांपल्स हैं जो देख के बड़ा मज़ा आता है। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बहुत ही नेक शरीफ किस्म का आदमी हो, ठीक है, एक नेक शरीफ आदमी हो, उसके 2 गोल मटोल से बच्चे हों और उनके पास अचानक से किसी बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी निकल आए। जिस वक्त की प्रॉपर्टी उस वक्त वाकई बहुत गोल मटोल से छोटे छोटे से बच्चे होते थे। तो वो 2 गोल मटोल से छोटे छोटे से बच्चे जिनके वालिद एक नेक और शरीफ आदमी हैं, उनके पास से प्रॉपर्टी निकल आती है एकदम से। तो मेरे आपकी तरह के कम ज़र्फ़ लोग, कम अकल लोग, आगबदनांदेश लोग शक करते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, हालांकि प्रॉपर्टी तो गोल मटोल बच्चों की है, ये इनके पास है प्रॉपर्टी। तो आपको ऐसा शक क्यों हुआ? मुझे ऐसा क्यों शक हुआ? बच्चे हैं और समझ नहीं आ रहा कि बच्चों ने इतनी छोटी एज में प्रॉपर्टी ले कैसे ली। वो तो उनके चूरन खाने की उम्र थी, वो तो उसमें टॉफ़ियाँ खाने की उम्र थी, वो प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे थे। तो होता क्या है, जब ताल्लुक़ इन्वॉल्व होता है ना तो एक आम इंसान के जहन में शक जनरेट होता है, उसको फ़ौरन से शक होता है कि ये कोई रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि ये इनका इससे ताल्लुक़ है, यानी इनकी प्रॉपर्टी को मैं कह रहा हूँ कि वो इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो ऑडिटर का दिमाग जाग गया और उसने कहा कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सिर्फ पागल बनाने के लिए की गई है, ये असल में इन्होंने नहीं खरीदी, असल में इसने खरीद लिया। बात समझ आ रही? कभी कभी एक और एग्जांपल भी हो सकती है, अब एक सियासी एग्जांपल है ना, वो किसी भी तरफ जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही ईमानदार खिदमत गुजार किस्म का आदमी हो, ठीक है, ईमानदार है, खिदमत गुजार है, उसका कोई दोस्त हो जब्बार ताड़ड़, ठीक है, मतलब कोई भी दोस्त हो सकता है, उसको कोई भी नाम हो सकता है। तो जब्बार ताड़ड़, अब रिकॉर्डेड क्लास में बंदा ऐसे ही इशारों कनायों में बात करता है ना, तो उसका एक दोस्त है जब्बार ताड़ड़ और उस दोस्त ने 700 अरब रुपए की करप्शन कर ली सिर्फ किसी मीठी सी चीज़ में, ठीक है जी, मतलब सेंसर्ड वर्जन पेश करना है ना। तो आपके मेरे जैसे कम अकल लोग, कम फहम लोग खामखा शक करेंगे कि ये 700 अरब की करप्शन किसी और ने की है। अब बुरा लगा, वाह चेहरे बन गए फ़ौरन से हैं, अभी उछल रहे थे हैं बच्चों की प्रॉपर्टी पे जो है ना, वो मतलब है तो है साडा कुत्ता कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी है अपनी बारी जो मर्जी हो जाए। तो खैर अगर एक इस तरह की ईमानदार खिदमत गुजार के किसी दोस्त ने वो की, चलें ठीक है, दोस्त तो दूर की बात है, फॉर एग्जांपल उसकी, हाँ फॉर एग्जांपल उसकी कोई दूर की बहन हो, ठीक है, मतलब कोई कज़न दूर दराज की इस तरह से करके, और उसने कोई सिलाई कढ़ाई का बिजनेस किया हो और कोई 61 अरब रुपया उससे कमा लिया हो। बड़ी देखें, अब इस वक्त अपनी सियासी वाबस्तगी को साइड पर रख के देखते हैं कि एक बहन जो कि बचपन से मेहनत करती आ रही है, सिलाई कढ़ाई कर रही है, अचानक से उसका भाई किसी अच्छी पोजीशन पे आता है और उसकी मशीन में से सोना निकल आता है, वो एक घुमेरी घुमाती है मशीन की और 2 अरब निकल के साइड में पड़े हुए होते हैं। तो 61 अरब रुपया उस बहन ने कमा लिया। तो कुछ गलत लोगों ने, कुछ मेरे जैसे ऑडिटर लोगों ने ये सोचा कि उसके भाई की बड़ी पोजीशन पे होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। जैसे इन बच्चों की प्रॉपर्टी को देख के आपने एक नेक शरीफ आदमी पे इल्ज़ाम लगाया, तो मैंने एक ईमानदार खिदमत गुजार आदमी के बारे में गलत गुमान रख लिया कि शायद उसकी वो होगी। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? सियासी वाबस्तगी साइड पे ऑडिटर ये कहता है कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी बीच में इन्वॉल्व है
और आपको ट्रांजैक्शन थोड़ी सी नॉर्मल से हट के लग रही है, तो ये गुमान कर लेने में हर्ज नहीं है कि चांसेस हैं कि वो इन्हीं के होंगे। ऑडिटर शक कर रहा है ना, तहकीक करे, अगर उसका शक गलत है तो तौबा कर ले। मुझे अगर मौका मिले मैं तहकीक करूं तो उसके बाद मैं कहूं जी मेरे से गलती हो गई थी, वाकई सिलाई कढ़ाई के बिज़नेस में इतना फ़ायदा है, मैंने अंदाज़ा लगाया है, मैंने वर्किंग की है, तो 61 अरब कमाया जा सकता है। भाई ये ब्रांड्स भी तो सिलाई कढ़ाई की काम कर रहे हैं ना, तो जब ब्रांड्स कमा सकते हैं तो एक सादा मशीन से क्यों नहीं बंदा कमा सकता? मेहनत करनी चाहिए, मजदूर वो हिम्मत करें। आप वो क्या है, वो मेहनत कर हसद ना कर, तो आप एम ही हसद कर रहे हैं। ठीक है, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत ज़्यादा सिलाई की तेज़ मशीन चलाई और उसका 61 अरब कमा वो हो गया। तो बच्चों की मेहनत पे आपको हसद नहीं करना चाहिए, दोस्त की इंतहाई मेहनत से कमाई हुई जो कमाई है उस पर वो नहीं करना चाहिए। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि रिलेटेड पार्टी से ये होता है। असल में जब आपके जहन में इम्पैक्ट होगा तो फिर आपको समझ भी आएगा कि है क्या मामला। जब भी कहीं हम ऑडिट करने जाएं और वहाँ पे कोई रिलेटेड पार्टी नज़र आए, हम फ़ौरन से मशकूक हो जाते हैं, तो रिलेटेड पार्टी, ओए गड़बड़ होगी, करप्शन होगी, मसला होगा। ठीक है, अगर एक कंपनी कहे हमने ये चीज़ सेल की है अपनी ही सब्सिडरी को, तो हम फ़ौरन से कहेंगे सब्सिडरी को सेल किया, फिर तो पैसे नहीं लिए होंगे। अगर नहीं जी पैसे भी लिए हैं, अच्छा फिर पूरे नहीं लिए होंगे, नहीं जी पूरे पैसे लिए हैं, नहीं फिर रेट कम लगा होगा। और वो कहे नहीं जी रेट भी सही है, तो हम कहेंगे फिर पागल हैं आप। मतलब आप अपनी ही सब्सिडरी को चीज़ दे रहे हैं और मार्केट रेट पे दे रहे हैं, तो या वो पागल हैं या आप पागल हैं। अगर आपका ताल्लुक का इतना फ़ायदा नहीं है तो फिर ज़िंदगी में आप ताल्लुक बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ अ ताल्लुक देयर शुड बी समथिंग बेनिफिट। भाई कल को मेरा कोई बच्चा आके मेरे ही कॉलेज में पढ़े और पूरी फीस दे के पढ़ रहा हो, तो लोग शक करेंगे ना, वो कहेंगे ये इस तरह से नहीं हो सकता। मतलब इतना भी लुट नहीं मची हुई कि जी ओनर का अपना बच्चा पैसे दे के पढ़ रहा है। हमने उसे पैसे इसलिए लिए होंगे ताकि सबसे कहेंगे ओनर ने तो अपने बच्चे को डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, हमारे तो रूल्स इतने सख्त है, हमारा तो ओनर का बच्चा पूरे पैसे देके। तो बेसिकली अगर एक रिलेटेड पार्टी है तो या तो बहुत फेवर होगी, और अगर फेवर नहीं है तो कोई और कहानी होगी। कभी कभी आप रिलेटेड पार्टीज़ को इसलिए बनाते हैं कि वो आपको हेल्प करती हैं, वो आपको सपोर्ट करती हैं। एक कंपनी की मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि एक जगह उन्होंने एक थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए अपनी एक सब्सिडरी की ज़मीन, वो अपनी एक सब्सिडरी से एक जो घर है ना वो किराए पे ले लिया। उस वक्त एग्जम्पशन होती थी ख़ास लेवल तक के किराए पे, तो उन्होंने उस लेवल के किराए पे उससे घर ले लिया। वो घर कौन सा था? जो इसी होल्डिंग कंपनी ने कुछ अर्से पहले सब्सिडरी को दिया था। होल्डिंग कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी सब्सिडरी को दी और अपनी ही प्रॉपर्टी अपनी सब्सिडरी से किराए पे ले ली। और किराया इतना जो इनकम के उससे आपका खर्चा बढ़ गया और उनकी तरफ उतनी इनकम गई जो एग्जम्प्ट थी टैक्स से। तो ये सब्सिडरी से किराए पे जब लिया तो कहीं ना कहीं ऑर्डर के कान खड़े होने चाहिए कि सब्सिडरी से क्यों किराए पे लिया, और लिए है तो ध्यान से देखें, शायद पीछे कोई ना कोई गड़बड़ हुई हो, कोई रिलेटेड पार्टी आपका पाक हुई है। बैंक वाले ईयर एंड के आसपास रिलेटेड पार्टियों को ढूंढते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं जी आप तो हमारे बड़े पक्के बंदे हैं, आपका हमारे पास अकाउंट खोला हुआ है, इस वक्त हमें इतना टारगेट पूरा करना है, हम इतने पैसे अकाउंट में प्लस करके दिखा रहे हैं और इतने का आपको मैसेज आएगा, आपने परेशान नहीं होना, 2 दिन बाद रिवर्स हो जाएगा। फिर ईयर एंड पे एक बैंक के एडवांसेस अगर 3,940 अरब के हैं तो 60 अरब के और एडवांस से 4,000 अरब हो जाता, यानी कि 4 खरब हो जाता, नहीं बल्कि 40 खरब हो जाता। तो जब इतनी बड़ी अमाउंट्स हों और इस तरह से हो तो कई दफ़ा आप क्या करते हैं कि आप इस तरह की बेईमानियाँ करते हैं कि आप उसको राउंड कर लेते हैं। बैंक में तो बहुत आसान सा काम है, बैंक ने अगर अपने अकाउंट्स बनाने हो ना, बैंक के एक साइड पे डिपॉजिट्स आ रहे होते हैं, एक साइड पे एडवांसेस आ रहे होते हैं, यानी कि एक तरह से वो लोगों से पैसा ले रहे हैं, एक तरह से वो लोगों को पैसा दे रहे हैं। तो कितना ही मज़ेदारी की बात हो कि एक बंदा बैंक से लोन ले और उसी बैंक में रखवा दे, तो एडवांस में भी नज़र आ रहा है 500 मिलियन का एडवांस, और कहाँ पड़ा हुआ है? अकाउंट में, उसी बैंक में। तो इसका मतलब है सिर्फ कागज़ घूमा है, कागज़ घूमा, आपके एडवांसेस भी बढ़ गए, आपके डिपॉजिट भी बढ़ गए। तो जब भी रिलेटेड पार्टी आती है, अब एक आम आदमी ये बात नहीं मानेगा। आम आदमी को बैठे बैठे मैसेज आए मुबारक को 500 लोन आपके अकाउंट में आ गया, वो तो तड़प जाएगा, 500 मिलियन का लोन मेरे पास कहाँ से आ गया। तो रिलेटेड पार्टी ऐसी है जिसको आप बता देते हैं कि आपके साथ ऐसा प्लस माइनस होगा, आपने परेशान नहीं होना, बाद में उसको रिवर्स कर लेंगे। जब रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो क्या होता है? पाकिस्तान की एक कंपनी दुबई की एक कंपनी से माल खरीद रही है,
वो दुबई की कंपनी से जो माल खरीद रही है वो बहुत महंगे पे खरीद रही है। जब तहकीक की तो पता लगा वो दुबई वाली कंपनी इसकी सब्सिडरी है। ये अपनी कंपनी से क्यों माल खरीद रही है और दुबई से क्यों खरीद रही है? माल तो मलेशिया से आना है। अब मलेशिया से 10 रुपए की चीज़ पकड़ी, दुबई की एक कंपनी ने मलेशिया से 10 रुपए की चीज़ खरीदी, उसको 90 रुपए में पाकिस्तान की कंपनी को बेचा। 90 रुपए का, 10 रुपए की चीज़ 90 रुपए, 80 रुपए प्रॉफिट हुआ किसको? दुबई वाली कंपनी को। दुबई में 5% टैक्स है। टैक्स देके साफ हो गया। पैसा निकालने के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है। पैसा निकल के पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तानी कंपनी ने 10 रुपए वाली चीज़ 10 की नहीं 90 की खरीदी और 100 की बेची। 10 रुपए पर पाकिस्तान का टैक्स दे दिया और अपने भी एक्सपेंसेस डाल दिया, एंड पे भले लॉस ही दिखा दिया और टर्नओवर के ऊपर टैक्स दे रहे हो। तो अगर पाकिस्तानी कंपनी ने मलेशिया से आने वाली चीज़ दुबई की एक कंपनी के थ्रू ली है और ख़ुद डायरेक्ट वहाँ से नहीं मंगवाया, तो कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। और अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो समझ आ जाएगा कि इन्होंने सिर्फ मजाक किया है। बजाय इसके कि पाकिस्तानी कंपनी 90 रुपए के ऊपर टैक्स देती, उसने सिर्फ 10 रुपए पर टैक्स दिया और 80 का टैक्स वहाँ दिलवाया जहाँ टैक्स ईजी था। वहीं से वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वहीं से डॉलर खरीद के पाकिस्तान ले आएंगे और डॉलर बेच देंगे। सब हलाल, सब कुछ क्लियर। दिस इज़ रिलेटेड पार्टी की गेम। दुबई इतना क्यों ऊपर है? दुबई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सोना निकल रहा है वहाँ से, बड़े बड़े यूनिट्स लगे हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग के। कुछ भी नहीं है, ये हवाई कंपनियां बैठी हुई हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, उधर का माल उधर, और कंपनियों ने उसको टैक्स हेवन के तौर पे टैक्स के अब तो टैक्स अब आया है, पहले तो टैक्स भी बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, ये 2019 के आसपास जो है ये बहुत ज़्यादा वैट वगैरह का हुआ, पहले बिल्कुल नहीं था। तो ये इस तरह की रिलेटेड पार्टी आपको हमेशा मशकूक लगनी चाहिए। आप समझ आ रहा है हम इसको क्यों देख रहे हैं जी? अब अगेन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा मुल्क बुरा है, ये अपॉर्चुनिटी है जिसको लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कानूनी एतबार से इसमें कोई गलती नहीं है। मैं माल इनसे बजाय इनसे ख़रीद लूँ, मैं 10 रुपये के बजाय 90 रुपये में ख़रीद लूँ, ये मेरा डिसीजन है। लेकिन इनसे मैंने क्यों ख़रीदा, मेरे ऑडिटर को सोचना तो चाहिए, इनकी तहकीक तो करनी चाहिए, इनका मेरा ताल्लुक तो समझना चाहिए, और उस ताल्लुक से ये तो उसे समझ आना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा मत करो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लेकिन शेयर होल्डर्स को तो बताओ, जो कंपनी के मालिक हैं उनको तो बताओ। वो पैसा जो कंपनी के प्रॉफिट में आ सकता था वो दरमियान में किसी रिलेटेड पार्टी को दे दिया, और रिलेटेड पार्टी से जाके कंपनी के चंद बड़ों ने निकाल भी लिया, और शेयर होल्डर बेचारा बैठा हुआ, उसके पैसों से 90 रुपये की बाइंग हुई है और 100 रुपये की सेल हुई है। अगर हैं ही थोड़े से शेयर होल्डर और वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई मसला नहीं। पॉइंट ये है कि उन्हें बता दिया जाए। IS-24 आया शेयर होल्डर्स की हिफाजत के लिए, उसने कहा जी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मना नहीं है, बट अकाउंट्स में क्लियरली लिखो आपकी कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं, उनके साथ आपका क्या क्या रिलेशन है, फिर उन रिलेटेड पार्टीज के साथ आपने जो ट्रांजैक्शंस की हैं वो कौन कौन सी हैं, उनमें से आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन कौन सी और नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन कौन सी है, उसके रैशनल क्या हैं। IS-24 ने कहा ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करो, और हम जब ईयर एंड पे मेंबर्स को बुलाते हैं अकाउंट्स को अप्रूव करने के लिए, तो वो अच्छी तरह से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अपने हैं जिनके साथ इनकी डील हुई है और क्या क्या डील हुई है। अगर IK बता दे कि जी इस तरह से है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जो हम सिलाई कढ़ाई का किसी भी बिज़नेस को दे सकते थे, हमने उस बिज़नेस को दिया जिसमें हमें ट्रस्ट था, क्योंकि वो अपने फैमिली से थे, अच्छे लोग थे, हमने उनको बिज़नेस दिया और उन्होंने कमा लिया। अगर वो ओपनली डिस्क्लोज कर देता तो लोगों ने फिर भी उसे ईजी वो कर देना था। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाने जितने बड़े जुर्म को हमने माफ़ कर दिया, तो ये तो बड़ा छोटा सा जुर्म है। ठीक है, जहांगीर तरीन को अपना राइट हैंड बनाने वाला जुर्म, अलीम खान के साथ डील करने वाला, अवाम माफ़ कर देती है। एक दफ़ा बता दो उन्हें, ओपनली बता दें, उसके बाद अगर लोग कहें ओके है तो फिर किसी को दुख नहीं होगा कि चोरी छुपे ये काम क्यों हो रहा है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में IS-24 अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है जो आप लोग कैफ पे नहीं पढ़ते, असूलन पढ़ना चाहिए कि रिलेटेड पार्टीज़ क्या है, कौन कौन सी हैं, उनके साथ क्या रिलेशन है, उनके साथ क्या ट्रांजैक्शन, उनको किस तरह से, और अकाउंट्स में सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। अब मैं एक ऑडिटर बन के एंटिटी में आया हूं, तो मेरा मेन काम ये है कि IS-24 ने जो एहतियात बताई है वो पूरी हो जाए। इसका मतलब मुझे इन्वेस्टिगेट करना है रिलेटेड पार्टीज़ कौन सी हैं, मुझे इनसे पूछना है रिलेटेड पार्टीज़ कौन सी हैं, मुझे ढूंढना है वो रिलेटेड पार्टी जो ये नहीं बता रहे और जो सामने नज़र भी नहीं आ रही, ट्रांजैक्शंस में से ढूंढना है। फिर रिलेटेड पार्टी मिल जाए तो मुझे उनकी सारी ट्रांजैक्शंस ढूंढनी है, फिर वो सारी ट्रांजैक्शंस और सारी चीज़ें डिस्क्लोज करवानी है। अगर सारा काम हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी ख़त्म।
क्योंकि असल जिम्मेदारी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड ने पूरी कर दी है। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड ने कंप्रीहेंसिवली, ये स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा इतना सा स्टैंडर्ड है और कोई डिस्क्लोजर ही डिस्क्लोजर है, बहुत डिस्क्लोजर है इसमें। तो इस स्टैंडर्ड ने ऑलरेडी जो अवाम के साथ धोखा ना हो इस चक्कर में उन्होंने अपनी कंपनी की सारी, भाई चीफ एग्जीक्यूटिव के भाई से माल खरीद रहे हैं तो क्या हुआ, इसलिए खरीद रहे हैं कि वो अच्छा माल दे रहा है, बता दो। चोरी छुपे माल खरीदोगे तो फिर हमें लगेगा कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव की कोई बीच में गड़बड़ है। तो शेयर होल्डर्स का हक है कि उनको सारी रिलेटेड पार्टीज़ के नाम पता लगें, उनके रिलेशन पता लगें, उनकी ट्रांजैक्शंस पता लगें, उन ट्रांजैक्शन में होने वाली सारी चीज़ें पता लगें। और जब ये सारी चीज़ें पता लगें और ये भी पता लग जाए कि इनमें से आर्म्स लेंथ नहीं है और कौन सा आर्म्स लेंथ है, और फिर उनको ये हक हो कि वो अप्रूव करें ट्रांजैक्शंस को, तो ठीक है। अगर उन्होंने अप्रूव कर दी तो ठीक है, उनकी अपनी कंपनी थी, उनके अपने बड़ों ने किसी वजह से किया, बड़ों ने उनको रीज़न समझा दी, इन्होंने ओके कर दिया, मकसद पूरा हो गया, टेंशन ख़त्म हो गई। अब ऑडिटर की क्या टेंशन है, सिर्फ एक ही टेंशन है, क्या IAS 24 फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी इन्होंने जो डिस्क्लोजर दिए हैं वो ट्रू हैं या नहीं है, क्या रिलेटेड पार्टीज पूरी हैं, क्या ट्रांजैक्शंस पूरी हैं, जिसको आर्म्स लेंथ कहा है इन्होंने क्या वो आर्म्स लेंथ है भी या नहीं, और जिसको आर्म्स लेंथ नहीं कहा क्या बताया है कि फिर वो क्या था, और क्या वाकई वो था या सिर्फ बताने की हद तक उतना और असल में उससे भी बहुत भयानक है। स्कोप समझ आया? तो ये स्टैंडर्ड सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे चल रहा है जिसमें ऑडिटर हाथ धो के रिलेटेड पार्टीज के पीछे पड़ा हुआ होता है। रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं, लॉ के अंदर बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, बट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से किसी ने पूछा तो उसने मुस्कुरा के कहा कि रिलेटेड पार्टी उसे कहते हैं जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमारे IAS में जो लिखा होगा वो रिलेटेड पार्टी है। फिर किसी ने कहा नहीं जी ऐसे ना करें, कुछ तो बताएं। उन्होंने कहा 3 पार्टीज रिलेटेड होती हैं, वो जिन पे आपका इन्फ्लुएंस है, वो जिनका आप पे इन्फ्लुएंस है, और वो जो आपके साथ मिलके किसी तीसरे के कॉमन इन्फ्लुएंस में आते हैं। रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं, जिन पे हमारा जोर चलता है, जिनका हम पे जोर चलता है, और हम जिनके साथ मिलके किसी और के कॉमन इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं, वो रिलेटेड पार्टीज होती हैं। तो इन्होंने एक जेनेरिक सी, एक जजमेंटल सी डेफिनेशन दे दी। डन। अब ऑडिटर ने स्टैंडर्ड में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर करने हैं रिलेटेड पार्टीज के ऊपर। छोटा सा स्टैंडर्ड है, ज़्यादा लंबी बात नहीं है, लेकिन ये साइंस और ये पीछे जो रैशनल और जो थीम है ये समझ आया हुआ तो हर जुमले की का वो फील समझ आती है। पता है ऑडिट में आपने हमेशा रट्टा नहीं मारना होता। इफ़ यू हैव द कॉन्सेप्ट और आपको लिखना आता है तो पेपर में अगर आपको पता है कि पीछे क्या कहानी है, अगर ये स्टोरी पता है तो आप पेपर में लिखते हुए बड़े आराम से खुद से भी बातें लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है फिर आप रट्टे की तरफ जाए। लेकिन अगर आप लिख सकते हैं तो लॉजिक पता है तो ऑडिट का कोई भी सवाल लॉजिक की बेस पे हो सकता है। इनसे पूछते हैं जी, इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं। उन्होंने कहा रिलेटेड पार्टी वो है जो फ्रेमवर्क में डिफाइंड है, और अगर फ्रेमवर्क में कुछ ना डिफाइंड हो तो कम से कम 3, वो जिनका कंट्रोल आपके ऊपर, वो जिन पे हमारा कंट्रोल है, और कोई और एंटिटी जिसके साथ हम कॉमन कंट्रोल में आते हैं किसी कॉमन ओनरशिप की वजह से, क्लोज फैमिली की वजह से, कोई कॉमन मैनेजमेंट की वजह से। आर्म्स लेंथ किसे कहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल के बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है, लेकिन पूछने की ज़रूरत तो है। आर्म्स लेंथ किसे कहते हैं? मार्केट। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो 2 नॉलेजेबल बायर और सेलर के दरमियान हुई हो। अच्छा, आर्म्स लेंथ का मतलब है डिस्काउंट ना मिला हो। हमारी फ़ीस है 20,000, पहली बड़ी कम फीस थी, उसमें ऑनलाइन, फिजिकल और स्टडी मटेरियल, मार्केटिंग भी हो जाएगी ना, अच्छा वो था, और हमने उसमें 30% ऑफ दे दिया अर्ली एनरोलमेंट पे कि ठीक है जी हम शुरू के 1000 स्टूडेंट्स को अर्ली एनरोलमेंट पे ऑफ दे देंगे, उनको 14,000 में मिल जाएगा। तो ये 14,000 भी आर्म्स लेंथ है। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आर्म्स लेंथ इज जिसमें बायर अगर नॉलेजेबल है, वो आए, वो कहे फीस क्या, हम कहें 20,000 कहें, बाहर इतना बड़ा लिख के लगाया हुआ अर्ली एनरोलमेंट, कैंपस इनॉग्रेशन डिस्काउंट, मैं तो 14,000 रुपये दूंगा। तो अगर उसने 14,000 दिया तो इसका मतलब है वो नॉलेजेबल था, उसको पता था कि ये वो चीज़ है जो रिश्तेदार को नहीं मिल रही, सबको मिल रही है। तो आर्म्स लेंथ का मतलब, नॉन आर्म्स लेंथ का ये मतलब नहीं है कि डिस्काउंट मिला हो। नॉन आर्म्स लेंथ का मतलब है कुछ ऐसा हो जो नॉर्मल मार्केट से हटके हो। अगर एक आप दुकान पे एक चीज़ 20,000 की दिखाते हैं और एक बंदा आके भावताव करके 15,000 का ले लेता है तो ये भी आर्म्स लेंथ है, क्योंकि अगर मार्केट में उस तरह के भावताव अलाउड हैं। अगर किसी के साथ भावताव ना होता और सिर्फ एक बंदे को सस्ता दिया, ये नॉन आर्म्स लेंथ है। तो नॉन आर्म्स लेंथ का मतलब है 2 नॉलेजेबल बायर सप्लायर के दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई, दोनों मार्केट को समझते हैं, दोनों को रेटों का पता है, दोनों को पता है वो क्या चीज़ खरीद रहे हैं, और दोनों ने बैठ के कमर्शियल मार्केट की ट्रांजैक्शन की। तो अगर डिस्काउंट मिल गया बल्क बाइंग पे तो मिलता होगा, तो नॉन आर्म्स लेंथ वो होगी जिसमें 2 पार्टीज के दरमियान ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जो मार्केट में
नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रा फेवर्स दी गई हैं नॉर्मल से हटके, वो है नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। A transaction conducted on such terms and condition as between a willing buyer and willing seller who are unrelated, आपस में भी ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं ईच अदर से और अपने अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उस बेस्ट इंटरेस्ट की कोशिश में जो भावताओं के बाद ट्रांजैक्शन हुई वो भी आर्म्स लेंथ है। अगर कोई ताल्लुक इन्वॉल्व होता तो नॉन आर्म्स लेंथ होती, अगर वो बात होती जो मार्केट की नॉर्म नहीं है तो नॉन आर्म्स लेंथ होती। डन। अब ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड क्या करना है, IS 24 का किताब ने हमें आइडिया दिया कि IS 24 डिस्क्लोजर्स कहता है अमाउंट रिलेटेड पार्टी, उनकी क्या नेचर है, किस तरह से ट्रांजैक्शंस है, उनके बारे में बता रहा होता है। ऑडिटर ने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यहाँ मुसलसल ओपन रखनी है, रिलेटेड पार्टी जब नजर आए उसमें हमेशा गड़बड़ होने का चांस है। क्यों चांस है उसमें? क्योंकि इसके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप हो सकते हैं। पाकिस्तानी कंपनी ने दुबई से खरीदा, दुबई ने कुस्तुन दुनिया से खरीदा और उन्होंने मलेशिया से खरीदा। अब बीच में एक वैरायटी ऐसी कोई ऐसी कम्प्लेक्सिटी होगी कि जिसकी वजह से उसमें कुछ गड़बड़ होने का चांस होगा। 3 जगह अकाउंटिंग हो रही है, कहीं पे भी ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी अकाउंटिंग खराब हो जाए। अकाउंटिंग सिस्टम शायद इतना एफिशिएंट ना हो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें। शायद आपने कंपनी वालों को कहा हो कि बुकिंग ये करनी है कि मलेशिया से इतने की आई है, तो हो सकता है आपकी कंपनी का अपना सिस्टम रिलेटेड पार्टी को सही से नोट ही ना करता हो। भाई आप अपनी कंपनी में आपके पास माल पड़ा हुआ है, डायरेक्टर के भाई ने 2 करोड़ का ऑर्डर दिया हुआ है, उसको सस्ते में भी मिल रहा है, और हुआ ये कि जब माल फैक्ट्री से निकल रहा था तो फैक्ट्री के इंचार्ज ने कहा एक दफ़ा रुक जाए मैं इसको नोट कर लूँ, तो अगले बंदे ने कहा दिमाग ख़राब है, डायरेक्टर के भाई का माल है, नोट करोगे बैठ के? अभी डायरेक्टर मुझे 4 फ़ोन कर चुका है, फ़ौरन से माल निकालो। तो वो माल निकालने में, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में लग जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग मिस होने के चांस हैं। रिलेटेड पार्टी में या रिकॉर्डिंग जान के छुपा ली गई होगी या चूंकि वो नॉर्मल प्रोसेस से हटकी हुई होगी तो उस पर नॉर्मल कंट्रोल्स नहीं हुए होंगे, तो शायद अकाउंटिंग सिस्टम इतने एफिशिएंट इफेक्टिव ना हो कि वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सके, शायद वो नॉर्मल मार्केट टर्म्स पे ना हुई हो, तो रिलेटेड पार्टी में ये खतरे होते हैं। अब रिलेटेड पार्टी को लेके ऑडिटर ने क्या करना है? ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी है। ऑडिटर ने हर वक्त कान खुले रखने हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप टू डेट रखनी है और हर वक्त देखते रहना है कि कहीं कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं, कहीं कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं। टीम मेंबर्स ने जब बैठना आपस में एक दूसरे से पूछना है। एक बंदा बैठ के कहे यार मैं सेल्स जब देख रहा होता हूँ तो मिस्टर गुप्ता को बार बार हर चौथी सेल मिस्टर गुप्ता को होती है, तो अचानक से परचेज वाले के कान खड़े हो के यार मिस्टर गुप्ता तो परचेजर है, मेरे पास तो हर तीसरे दिन उनकी परचेज आ रही है। अभी जब दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो फिर पता लगेगा, हर बंदा अपने एरिया को काम कर रहा होगा तो शायद ट्रेस ना हो सके। टीम मेंबर्स को आपस में डिस्कशन करनी चाहिए, इवन वो डिस्कशन भी जिसमें पार्टनर ने समझा के भेजा था, तो डायरेक्शन देते वो कहे कि इस कंपनी में रिलेटेड पार्टीज के बहुत मसले हैं, इस तरह के बिजनेस में इस तरह की ट्रांजैक्शन बहुत होती है, ये इस तरह की फेक कंपनियां दरमियान में बनाते हैं, उसको चीज़ बेचते हैं और वो आगे बेचती है। तो टीम के बड़े छोटे मेंबर्स आपस में बैठें और हर वक्त इस गुफ्तगू में रहें कि रिलेटेड पार्टी का कोई खतरा अगर किसी को नजर आया तो एक दूसरे से शेयर किया जाए, क्योंकि रिलेटेड पार्टी अगर हुई और उसकी रिकॉर्डिंग सही ना हुई तो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला हो जाएगा। क्लियर? सर जी सर, ये तो आपने एक वे बता दिया ना जिससे हम रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, लेकिन इससे लास्ट में तो नहीं है सारी कवर हो जाएगी? जी बिल्कुल। तो अभी तो हमने ये कहा ही नहीं कि रिलेटेड पार्टी ढूंढनी कैसे, अभी तो हम देख रहे हैं ना कि हमने अलर्ट रहना है, ये तो ओवरऑल प्रोसीजर है। अब आते हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर की तरफ। आईकैप को 3 प्रोसीजर बहुत पसंद है स्टैंडर्ड से, मतलब उसका एक सवाल छोड़ के सारे सवाल उन 3 में से किसी एक में से हैं। एक उनको पसंद ये है कि रिलेटेड पार्टी ढूंढते कैसे हैं, एक उसे पसंद ये है कि अगर मिल जाए जो इन्होंने नहीं बताई हुई थी तो फिर क्या करते हैं, और एक उसे ये पसंद है कि अगर नॉर्मल कोर्स से हट के ट्रांजैक्शन हुई है तो फिर क्या करेंगे। तो जब जब वो आएगी मैं उसको हाईलाइट करके बताऊंगा कि ये वो एरिया आ गया जो आईकैप को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस स्टैंडर्ड में रिसेंट चेंज हुआ, आईकैप ने इसका पैटर्न चेंज किया और एक सवाल जो बार बार पूछता था उसको गायब कर दिया। मैंने एहतियातन ट्यूटर नोट बना के वो वाली चीज़ भी बीच में डाली हुई है ऑन अ सेफर साइड के कहीं वो पिछले ही पैटर्न को कंटिन्यू करे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो। तो अब हम देखते हैं वो प्रोसीजर, ऑडिटर के प्रोसीजर। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी ओवरऑल। अब आप देखें पहले ओवरऑल प्रोसीजर की तरफ आएंगे फिर आगे। पहले आपने कहा ओवरऑल स्केप्टिक रहना है, ओवरऑल डिस्कशन करते रहना है। अब क्या करना है, एंटिटी को अच्छे से समझना है। एंटिटी क्या है, ये किस एनवायरनमेंट में है, इसके कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, इसके साथ क्या कनेक्शन है, ये किस बिजनेस एनवायरनमेंट में है, इसमें पिछले ईयर से क्या चेंजेस हुई हैं, इनकी एंटिटी के इर्द गिर्द की एंटिटीज़ वालों के साथ क्या ताल्लुक है, एंटिटी को समझना है। फिर समझना है एंटिटी के कंट्रोल्स को। एंटिटी से पूछना है कि भाई आपके क्या कंट्रोल्स हैं, आप रिलेटेड पार्टी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। IAS 24 तो अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है, किसको फॉलो करना चाहिए, मैनेजमेंट को। तो मैं उनसे पूछूं भाई IAS 24 कैसे फॉलो करते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रिलेटेड पार्टी को, आप ट्रांजैक्शन कैसे ढूंढते हैं।
आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, आप ये कैसे पता कराते हैं कि आर्म्स लेंथ है या नॉन आर्म्स लेंथ, आपके क्या कंट्रोल्स हैं, आपने क्या चेक एंड बैलेंसेस बनाए हुए हैं। तो ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि इनके कंट्रोल कितने मजबूत हैं। अगर इनके अपने कंट्रोल कमज़ोर हैं तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इनके अपने कंट्रोल मजबूत हैं तो इनके कंट्रोल से आने वाली इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबल हो जाएगी। ये बात समझ आई। तो एंटिटी को समझें, इनके कंट्रोल्स को समझें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर, ये जो ब्लू सी स्क्रीन में आपको नजर आ रहे हैं, ये ट्यूटर नोट के तौर पे मैंने डाले हैं। ये अब आईकैप की ऑफिशियल किताब में से उन्होंने हटा दिए हैं और हो सकता है 2-3 मिनट बाद उन्हें ख्याल आया और वो दोबारा से उसको ऐड कर दें। आईकैप कई दफ़ा कोई भी चीज़ डिलीट करता है तो मैं 1-2 अटैम्प्ट तक उसको साथ साथ ट्यूटर नोट में दिखाता रहता हूँ, क्योंकि उनका कोई पता नहीं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और बाद में उसको रिवर्स भी कर देते हैं। जैसे अचानक से 2 अटैम्प्ट पीछे उन्होंने थ्रेट्स की एग्जाम्पल्स गायब कर दी चैप्टर 13 में से, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये क्या किया है, मतलब चैप्टर 13 में जो काम की बात थी थ्रेड की एग्जांपल वो दोबारा डाल दिया। तो एहतियातन ये पढ़ लेते हैं ताकि आप सिक्योर रहें। रिलेटेड पार्टी ढूंढेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट से कहेंगे मुझे लिस्ट दो रिलेटेड पार्टी की, उनकी जिम्मेदारी है ना, लिखनी है, यहाँ दे देंगे लिस्ट, मैं उसको चूम के अदब से रख लूँगा अपने पास और कह दूँगा आप बहुत अच्छे लोग हैं। स्केप्टिक दिमाग चलना चाहिए, मैं आंखें बंद करके यकीन नहीं करूँगा। उन्होंने जो लिस्ट दी है उसको मैं देखूंगा कि उसमें कंप्लीटनेस मिसिंग तो नहीं, क्या करूं, कैसे देखूं? पिछले साल की लिस्ट देखूं, इस साल की लिस्ट में जो डिफरेंस है देखूं, मैं उनसे कहूं ये पार्टी कहाँ गई, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। अच्छा, और वर्किंग पेपर पिछले साल के, उससे पता लग जाएगा। पिछला ऑडिट किसी और ने किया, उससे अगर मैं मदद ले लूँ वो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। शेयर होल्डर के रिकॉर्ड्स देखने से ही पता लग जाएगा, कंपनी का जो शेयर रजिस्टर उससे ये पता लग जाएगा कि हमारे बड़े शेयर होल्डर्स कौन से हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करके हमें रिलेटेड पार्टी मिल सकती है। और कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी, ज़रूरत से ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके की हो रही हैं, उनको रिवर्स वर्किंग करके जाए वहाँ रिलेटेड पार्टी मिल सकती है। कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को देखें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग डायरेक्टर्स की, मेंबर्स की देखें, वहाँ चूंकि आपको पता है कंपनी लॉ भी कहता है कि अगर इंटरेस्ट हो तो डिस्क्लोज करो, फलाना हो तो मेंबर्स अप्रूवल ले लो, तो कुछ उन मीटिंग से भी मुझे पता लग जाएगा, उनके मिनट से। लीगल एडवाइज़र से पूछा जा सकता है कि इनके लीगल केसेस में और कौन कौन सी पार्टी है, इन्होंने किस किस की गारंटियां दी हुई हैं, ये किस किस के लीगल केस में ये इन्वॉल्व हैं। हो सकता है ये इन्वॉल्व हो, हमें ना पता हो, लीगल एडवाइज़र से पता लग जाए। बैंक के साथ बड़ी बड़ी पार्टीज़, बैंक में जो इनके अकाउंट खुले हुए हैं उसमें किसी ने गारंटी नहीं दी, इनकी ट्रांजैक्शन को कोई और सपोर्ट तो नहीं करता, इनकी पेमेंट्स कोई और प्रोसेस तो नहीं करता, तो बैंक के पास इनकी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो पता लग सकता है। एम्प्लॉइज से इंक्वायरी करें, एम्प्लॉइज से पूछें जी आपको क्या लगता है कौन सी रिलेटेड पार्टी। कुछ एम्प्लॉइज भी बड़े तंग आए बैठे होते हैं कि यार डायरेक्टर के भाई ने आतंक मचाई हुई है, तो ऑडिटर को बार बार इशारा देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सर वो फिर आपकी ऑडिट सही जा रहा है, हाँ जी, और वो मई की भी सारी ट्रांजैक्शंस देख ली होंगी ना, वो जो आपको पता है कि अजीब सी आपके तो ऑडिट से कहाँ बची होगी, वो आपने देखी होगी वो अजीब सी जो 27-28 मई के आसपास की। बहरहाल आपके तो अपने प्रोसीजर है, मैं आपको क्या बताऊँ, तो वो इतना हिंट दे देगा। एम्प्लॉय जाहिर है जो कई दफ़ा ना कंपनी के अंदर के कुछ लोग, हर बंदा चोरी में साथ शामिल नहीं होता, कंपनी है, कंपनी में सब लोग मिले हुए नहीं होते, तो ऑडिटर अलग अलग लोगों से इंक्वायरी करता है, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर उनके कंट्रोल्स को, तो इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट तरीके से वर्किंग पेपर पिछले साल के, रिलेशनशिप डायरेक्टर्स वगैरह के मिनट्स, रजिस्टर, फलाना फलाना फलाना, एक लिस्ट दी हुई है कि जिससे आप रिलेटेड पार्टी को ढूंढ सकते हैं। ये आईकैप को काफ़ी पसंद थी, इसीलिए किताब से उड़ा दी उन्होंने। ये पहला है, उन 3 में से पहला। इसमें थोड़ी सी और डिस्कशन ये है कि आपने अलर्ट रहना है हमेशा, जब भी आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके कोई ट्रांजैक्शन रहे तो आपने फौरन से देखना है नेचर, और फौरन से सोचना है कि क्या रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होने के चांस तो नहीं लग रहे मुझे यहाँ। प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड या अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी मिल गई, फिर क्या करेंगे? एक आप बताएं, आपने लिस्ट में 17 चीज़ें थी और आपको 3 नई पार्टीज़ मिली जो इन्होंने नहीं बताई थी। आप उनसे पूछेंगे भाई ये क्या है, मुझे क्यों नहीं बताई आपने जी? अपनी टीम को बताएंगे, उनसे पूछेंगे ये आपसे मिस कैसे हो गई, अगर आपके इतने अच्छे कंट्रोल्स हैं क्यों मिस हुई होगी उनसे गलती। 2 बातें भाई, चलें आप ऑडिटर हैं, आप स्केप्टिक होकर सोच लें कि उन्होंने फ्रॉड किया होगा, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं कहता हूँ गलती भी हो सकती है। अगर गलती है तो अजीब सी गलती, और अगर गलती है तो जब पार्टी मिस हो गई तो ट्रांजैक्शन भी मिस हो गई होंगी, डिस्क्लोजर भी मिस हो गए होंगे, IAS 24 भी ख़राब हो गया होगा। तो गलती से मिस हुआ है तो भी बुरी बात है, और जान के मिस हुआ है तो फिर तो बहुत ही गलत बात है। तो जब भी आपको प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड पार्टी मिले, ये तो बहुत जालिम रिस्क है, इसके तो पीछे हाथ धो के पड़ जाएं कि ये क्या है, किस तरह से है, क्यों आई, आपके कंट्रोल क्यों नहीं पकड़ सके, और फिर उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर भी थोड़े से डाउट हो जाएंगे।
कि इसका मतलब है उन्होंने जो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दी उसमें भी इस तरह के झूठ होंगे। तो अगर कोई प्रीवियसली, ये सेकंड पोर्शन है जो ICAP को काफ़ी पसंद है। अगर आपको कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी या इस तरह की चीज़ आउटसाइड नजर आए तो आपने प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करना है इन्फॉर्मेशन को अदर मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम, मैनेजमेंट से कहना है कि इस नई आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी की ज़रा ट्रांजेक्शन मुझे ढूंढ के सारी बता दें। इंक्वायर करना है कि आपके कंट्रोल ने ऐसा क्यों नहीं कर सके। आप देखेंगे कि जो अदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जो रिस्क है अब वो कितना बढ़ गया है। और अगर इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट थी फिर तो फ्रॉड के स्टैंडर्ड और उस तरह की बातें भी शुरू कर देंगे और डिटेल से सब्सटैंटिव प्रोसीजर इस पे जो छुपाई गई थी उसको तो बहुत ज़्यादा, उसको तो नहीं बख्शना। जो दिखा दी थी इसका मतलब है उसमें इतना मसला नहीं है, देखना उसको भी है, लेकिन इसके ऊपर तो बहुत ही डिटेल से प्रोसीजर लगाने हैं। ये सेकंड थिंग है जो ICAP को काफ़ी पसंद है। देन तीसरी चीज़, इसको थोड़ा सा एक मिनट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस अगर मिलती है, 3 एरियाज, नई रिलेटेड पार्टी ढूंढने का क्या तरीका है, नंबर 2 छुपी हुई सामने आ जाए तो क्या करेंगे, ये 2 अहम एरियाज। तीसरा, कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको मिली जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हटके है, तो पहले देखेंगे कि इन्होंने अकाउंट्स में लिखी है या नहीं लिखी। लिखी है तो अब अगला सवाल, उसको आर्म्स लेंथ लिखा है या नॉन आर्म्स लेंथ लिखा है। अगर उसे आर्म्स लेंथ लिखा है तो क्यों आर्म्स लेंथ लिखे उसके पीछे पड़ जाएं। और अगर उन्होंने लिखा है नॉन आर्म्स लेंथ तो क्या उसकी अप्रूवल ली थी, क्या उसको बताया था, क्या उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज किया गया था। तो ऑडिटर क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट्स वगैरह हैं उनको देखेगा और देखेगा कि बिजनेस रैशनल ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। मतलब एक चीज़ जो मलेशिया से खरीदी जानी है वो पहले दुबई से, और दुबई से इस्तांबुल, और इस्तांबुल से मलेशिया से क्यों खरीदी जाती है, क्या पीछे रैशनल है, मतलब ये 3 लोग बीच में क्यों आ रहे हैं, जब एक चीज़ डायरेक्ट हम सप्लायर से खरीद सकते हैं। आप बिजनेस रैशनल देखेंगे, ट्रांजैक्शन ओवरली कम्प्लेक्स तो नहीं, अनयूजुअल उसमें हरकतें तो नहीं हो रही, कोई लॉजिकल बिजनेस रीज़न मिस तो नहीं हो रही, कहीं कोई प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी वगैरह तो बीच में नहीं है, कोई अनयूजुअल मैनर से तो नहीं प्रोसेस हुई। तो जो भी अजीबोगरीब ट्रांजैक्शंस होंगी उनको देखना है। मैनेजमेंट ने क्या इसके बारे में डिस्कस किया है, क्या दोस्तावत गवर्नेंस को भी पता है कि ये जो अजीबोगरीब सी ट्रांजैक्शन हुई है क्या उनके भी नॉलेज में है, क्या मैनेजमेंट किसी खास जगह पे एक खास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे बहुत फोकस तो नहीं करे कि जी इसको इस वाले डेटर से रिलेटेड हमने इसको राइट ऑफ ही करना है। आप कह रहे हैं क्यों, कोई प्रोविजन का मसला है, कोई रूल है, कोई इस तरह से, आपकी कितना अरसा हो गया इसको ओवर ड्यू है, उन्होंने कहा 10 दिन। तो कहा फिर क्यों राइट ऑफ करना है, आपकी तो पॉलिसी है 90 दिन से पहले नहीं करते राइट ऑफ। नहीं वो जी वो हमारा बस हमने सोचा है कि इस जोन के सारे डेटर्स के साथ नहीं करना है। तो आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त पीछे कहीं ना कहीं कोई उल्टी सीधी कहानी है। जी, डेटर को राइट ऑफ कब करना है, इसके ऊपर जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, कंपनी लॉ ने उन्हें कहा है कि आपको पॉलिसी बनानी चाहिए, आप बताएं। तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी हो सकती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है कि आप अपनी मार्केट नॉर्म्स को देखें। भाई CA कॉलेज का डेटर राइट ऑफ नहीं होता। हमें 6 साल बाद एक बच्चा आके मिल जाता है, जी फाइनल पढ़ना है, हम कहते हैं आ जाओ तुम्हारा हमें पता है, तो वो कैफ में हमारे वो पैसे लेके भागे थे ना। तो अगेन ये हैं ही कितने से कॉलेजेस और फाइनल कितने से करा रहे हैं, तो हमें तो वो खोए हुए बच्चे वापस मिल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। किसी बिजनेस में जिसने 5 दिन तक पैसे नहीं दिए ना गया, और किसी बिजनेस में लोग साल के ऊपर स्प्रेड करके पैसे दे रहे होते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कोई आपको एक स्टैंडर्ड नहीं दे दिया कि जी इतने दिन बाद राइट ऑफ कर दो या इतने। वो कहते हैं आप देखो अपना बिजनेस नेचर और उसके हिसाब से कोई पॉलिसी बनाओ। और ये इख्तियार कंपनी लॉ ने सेक्शन 196 में डायरेक्टर्स को दिया है कि ये आपकी पावर है कि आप ये डिसाइड करेंगे कि हमने कैसे राइट ऑफ करना है। वापस इधर आते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट है जो मैनेजमेंट बोल रही है, क्या वैसे ही है, क्या प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर हुई है, क्या फ्रेमवर्क के मुताबिक सही से डिस्क्लोज हुई है। अगर मैनेजमेंट कहें कि ये कंडक्ट हुई थी आर्म्स लेंथ बेसिस पे, तो देखें क्या वाकई आर्म्स लेंथ बेसिस पे हुई थी। कुछ जगह एक्सपर्ट को भी पॉइंट किया जा सकता है, कुछ जगह कुछ और चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। यानी कि अगर वो सच बोल रहे हैं तो सच को भी वेरीफाई करें, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो झूठ को भी वेरीफाई करें, और झूठ को देखेंगे वो कितना झूठ है और फिर वो देखें कि सच क्या है। अल्टीमेटली आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि अकाउंट्स में IAS 24 के मुताबिक जो डिस्क्लोजर्स हैं वो प्रॉपर सही तरीके से आने चाहिए। क्लोजिंग बातों की तरफ अगर हम चलें तो ओपिनियन देते हुए 700 के मुताबिक आपने फाइनली एक दफ़ा आंखें खोल के देख लेना है कि क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड के मुताबिक हो गई हैं, और क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और उसका इफेक्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही से दिखा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि लोग मिसलीड हो रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरीके से हो रहा है जैसे फाइनेंशियल की फेयर प्रेजेंटेशन आउट हो रही है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनली देख लें कि उसमें आपको जो डिस्क्लोजर है वो ओवरऑल सही लग रहा है या नहीं लग रहा। और अगर ताबूत में एक आखिरी कील ठोकना है तो उनसे आखिरी दिन ओपिनियन देने से इमीडिएट पहले जब आप उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो उनसे कहें ज़रा उसमें एक जुमला लिख दें कि हमने ऑडिटर को तमाम रिलेटेड पार्टीज़ बता दी हैं, तमाम ट्रांजैक्शंस बता दी हैं, तमाम नेचर बता दी हैं, तमाम विद इन आर्म्स लेंथ आउटसाइड आर्म्स लेंथ हमने सब बता दिया है, ताकि थोड़ी सी और उनकी तरफ से रिटर्न में हमारे पास कन्फर्मेशन आ जाए। डन। तो थीम वही है, 3 एरियाज इसमें ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जब आप पास पेपर की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि 3 तरह के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज शायद आपका पास पेपर की प्रैक्टिस छोटी होती, लेकिन आप लोगों ने बता दिया कि सर ने साजिश का इजहार कर दिया, वो कंपनी लॉ के सवाल भी बीच में लेके आएंगे और 210, खैर 210 भी आसानी है, तो कंपनी लॉ ही है जो आपको ज़्यादा तकलीफ दे रहा होगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, आपकी ब्रेक शुरू और 15 मिनट बाद जो है वो आप एक दूसरे कमरे में एक दूसरे टीचर के पास जो है वो मौजूद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। कल और परसों वो है चैप्टर 14 है,